हाँ भाई, गुड इवनिंग। तो आज हमें क्या करना है, नीट 2023 के पेपर का एनालिसिस करना है। कौन सा क्वेश्चन इजी आया है, कौन सा मीडियम है, कौन सा टफ है, और एनसीईआरटी में कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये कुछ टॉपिक ऐसे भी बताऊंगा जहां से नीट 2024 में आपके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो 3-4 दिन अपने यही चलेगा कि हम पेपर का एनालिसिस करते रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मुझे लगता है नीट 2024 में आ सकता है, वो मैं आपको नोट करा दूंगा। इसका मतलब ये हुआ, जब आप रिवीजन करोगे उस पर ज्यादा फोकस रखना है। ठीक, पढ़ते टाइम जब पढ़ेंगे ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा तब भी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाया थोड़ा है। मैं तो सिर्फ आपको एनालिसिस करा रहा हूं। एक टीचर जैसे मैं बोलता हूं, आपने देखा होगा, मैं हमेशा बोलता हूं ये क्वेश्चन एज इट इज नीट एग्जाम में आ सकता है, और आपने देखा भी होगा एज इट इज आ भी जाते हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड की है। 2022 में, री नीट 2022 में 50 क्वेश्चन आए। मैंने उसमें आपको 2023 वाले पेपर में भी बताया। तो मैं कैसे एनालिसिस करता हूं, वो मैं आप बच्चों को आज से ही सिखा रहा हूं। उसका फायदा क्या होगा, तो आप भी मेरी तरह सोच पाएंगे, और आप मेरी तरह सोच पाएंगे तभी तो 180 टारगेट कर पाएंगे। क्योंकि मैंने पहले दिन आपको क्या बोला, हमें 180 लाना है, मिशन अपना 180 है। तो 180 का मिशन है, तो पूरी प्रिपरेशन के साथ चलना पड़ेगा। एग्जामिनर की हर एक स्ट्रेटजी को समझना होगा। एग्जामिनर हमें कहां फंसा सकता है, कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे एग्जामिनर अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे आज जब एनालिसिस करूंगा ना, तो आपने अभी तक जहां भी पढ़ा, जिससे भी पढ़ा, जो भी पढ़ा, वो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो किसी काम का ही नहीं था जो हम पढ़ रहे थे, क्योंकि पेपर तो पूरा एनसीईआरटी से आ रहा है, और एनसीईआरटी आपने पढ़ा नहीं। अगर एनसीईआरटी पढ़ा होता दिक्कत थोड़ी थी। आप देख लो आपके सराउंडिंग में 450 500 वाले जितने भी बच्चे हैं ना, वो सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से रहे हैं, सिर्फ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का पेपर मैं आपको बता दूं, जैसे इस बार अच्छे लेवल का है, अच्छे लेवल का नहीं है, टफ पेपर है। आज तक का नीट का सबसे टफ पेपर है। कैसे, वो अभी आपको आइडिया लगेगा जब मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन से दिखाऊंगा एग्जामिनर ने कैसे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक, फिर उसके बाद अब पेपर नेक्स्ट ईयर, बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इजी आएगा केमिस्ट्री का, तो ये बात भूल जाओ। अगर आप सोच रहे हो इजी आएगा तो ये बात भूल जाओ, क्योंकि मैंने आपको बताया पेपर एम्स का एग्जामिनर बना रहा है, और एम्स का एग्जामिनर कभी इजी क्वेश्चन नहीं पूछता। पुराने एम्स के क्वेश्चन उठा के देख लो। लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा धीरे धीरे। इससे अगले साल हो सकता है और टफ आए, जो आपके छोटे भाई बहन उनके लिए, समझे ना। तो एग्जामिनर का ऐसे लेवल बढ़ रहा है। पेपर आप ये मान के चलो एग्जामिनर एम्स बना रहा है। ठीक, और वो मैंने आपको बताया था, जो नया पैटर्न आता रहेगा, इंट्रोड्यूस होगा, वो भी मैं आपको क्लास में प्रैक्टिस करा दूंगा। एग्जामिनर कोई नई चीज सोचेगा ना, वो मैं पहले ही आपको बता दूंगा। ठीक, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, साथ के साथ आपको करना है। ठीक, सारा काम मैं कराऊंगा। 4-5 दिन फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर नहीं समझ में आए टेंशन मत लो, क्लास में आओ, सिर्फ ये लिख के ले जाओ कि मैं क्या सिखा रहा हूं। ये तो लिख ही सकते हो ना, सर ने बोला भाई केमिकल काइनेटिक्स में से इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। नहीं लिख सकते। मान लीजिए मैं बोल दूं आपको एस ब्लॉक में इस बार ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर होते हैं ना, शायद वो पूछा जाए। मैं आपको बोलूं पी ब्लॉक के यूज से क्वेश्चन आ सकता है, तो टॉपिक इतना तो लिख ही सकते हो। पढ़ बाद में लेंगे, पहले एनालिसिस कर लेते हैं। सही है ना, करें फिर स्टार्ट। तो अब देखो, जब हमेशा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या लिखना है, टुडेज थॉट। तो लिखो फिर, आज का विचार कहां लिखूं, यहां लिख दूं, टुडेज थॉट। सेल्फ एनालिसिस इज द की टू सक्सेस। लाइफ हो या एग्जाम हो, आप जितना एनालिसिस करेंगे अपनी लाइफ में, अपने एग्जाम में, उतने ही आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो हमेशा एनालिसिस करते रहो। मिस्टेक सबसे होती है, आपसे होती है, मेरे से भी होती है, आपके मम्मी पापा से भी होती है, बड़े लोगों से भी होती है। लेकिन आगे पता कौन बढ़ता है, हाँ मैंने मिस्टेक की है, लेकिन इस बार मैं मिस्टेक नहीं करूंगा। अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करो, खुद को डिमोरलाइज मत करो, बल्कि मिस्टेक को एक्सेप्ट करके अपने से आपसे प्रॉमिस करो कि आगे दोबारा ये मिस्टेक मैं रिपीट नहीं होने दूंगा। और इसके साथ साथ जैसे आपने लास्ट ईयर मिस्टेक की होगी, भाई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, इस बार ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप मेरी क्लास में बैठे हो, मैं तो मौका ही नहीं दूंगा, क्योंकि आपको मैंने बोला एनसीईआरटी के बिना एंट्री नहीं है। ठीक,
समझे कि नहीं समझे? तो मिस्टेक्स का जितना एनालिसिस करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो सेल्फ एनालिसिस में फोकस करो। और सेल्फ एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि ओनली हम अपना नेगेटिव देखें। सेल्फ एनालिसिस का मतलब ये भी होता है कि हम अपना पॉजिटिव देखें, और पॉजिटिव देखते हुए खुद को प्रेज करें कि हाँ, मेरे में ये चीज अच्छी है कि मैं 2-4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकता हूं, मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट अच्छी है, मैं नोट्स रीडिंग की हैबिट अच्छी है, मैं अच्छे से रिवीजन करता हूं, मेरे को टेस्ट अटेम्प्ट करने में मजा आता है। ये आपकी अच्छी आदतें हो सकती है, तो खुद को प्रेज करो। हाँ, मेरे में एक कमी है, मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ता, तो इस बार पढ़ूंगा। हो गया आपका सेल्फ एनालिसिस। समझे कि नहीं समझे? ठीक, फिर आगे बढ़े। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको इंडेक्स कैसे बनाना है। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे भाई, आप एक इंडेक्स बना लो। क्लास 11 क्लास 12 का अलग अलग बनवाऊं क्या? ये सारे चैप्टर सीक्वेंस में बनवा दूं? क्लास 11 अलग अलग है, जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे। देखो, मोल कॉन्सेप्ट लिख लो, ऐसे लिखना ना, डिटेल मत लिखना, है ना। आपको क्या करना, देखो हमारा एक छोटा सा कॉलम बनेगा, ये ऐसे चैप्टर का नेम आएगा और शॉर्ट में लिखेंगे एमसी का मतलब मोल कॉन्सेप्ट, सबको समझ में आता है, एएस एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर उसके आगे आज जैसे हम 2023 के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, बस ये लिख देना, लाइन मत लगाना, ठीक। और इसको गैप में लिखना, मोल कॉन्सेप्ट फिर गैप देके एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब जैसे मैं तो इसके नीचे ही लिखूंगा, आप 2-4 लाइन छोड़ देना, क्योंकि मैं उसके नीचे उसके सामने टॉपिक लिखवाऊंगा ना आपको। समझे कि नहीं समझे? जैसे आप इतना इतना सा गैप छोड़ देना, 3-4 लाइन का या 3 लाइन का छोड़ ही देना। मोल कॉन्सेप्ट फिर आगे ना, यहाँ पे आपका नीट 2022 का आएगा, रीनीट 2022, तो कम से कम 3 पेपर का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आपने लिखा मोल कॉन्सेप्ट, फिर लिखो एटॉमिक स्ट्रक्चर शॉर्ट में, पीटी पीरियोडिक टेबल, सीबी केमिकल बॉन्डिंग, एस मींस एस ब्लॉक, एच मींस हाइड्रोजन, और बी एंड सी मींस बोरोन एंड कार्बन फैमिली, पी मींस पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटलर्जी। यही सीक्वेंस अपना पढ़ने का रहेगा, ठीक है। लिख लिया सबने? ऐसे ही लिख लो। हाँ ठीक है, सही लिख रहे हो, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, सही है। बोरोन एंड कार्बन फैमिली समझ जाओगे, वो अंडरस्टूड है, आपको चैप्टर का पता ही है ना। पूरा क्यों लिखना यार, टाइम वेस्ट होगा अपना। पी से पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो, ऐसे ही लिखना है एग्जैक्टली। हाँ लिख लिया? नीचे मेटलर्जी आ गया। फिर इसके बाद अब आगे लिखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे नहीं लिखेंगे आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी 1, जीओसी 2, नहीं, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे? पहला चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक 1। ऑर्गेनिक 1 मींस सम बेसिक टेक्निक एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपके थोड़ा बहुत आईयूपीएसी भी है, थोड़ा बहुत आइसोमेरिज्म भी है, थोड़ा बहुत आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, साथ में आपके प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, जिसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। और उसके अलावा आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो अब मैं इस बार बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन आएगा प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और मोस्ट प्रोबेबली डिस्टिलेशन प्रोसेस से। ये मैं गैस कर रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ चुका, क्वालिटेटिव आ चुका, 3-4 साल पहले आया था वो रिपीट हो सकता है। डिस्टिलेशन पूछे काफी दिन हो गए, तो डिस्टिलेशन तो आया ही नहीं काफी दिन से। जो 2020 में क्वेश्चन आया था वो भी क्रोमेटोग्राफी का आया था, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ऐसे लिखते भी चलेंगे। इसके आगे अभी लिखवा दूंगा मैं आपको, है ना, लिखना चाहो अभी लिख लो। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ये वो अलग पेज पे लिख लेना, वो सबसे अलग पेज पे, अभी मत लिखो, मैं बाद में लिखवा दूंगा। नेक्स्ट लिखो RH हाइड्रोकार्बन, ठीक है, RH हाइड्रोकार्बन। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ऐसे लिख दो बस, एनवायरमेंट समझ में आ जाए। क्लास 11 की ऑर्गेनिक हो गई, क्लास 12 की ऑर्गेनिक पे आ जाओ। सबसे पहला अल्काइल हैलाइड, हेलोजन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन है चैप्टर, RH लिख दो। फिर अल्कोहल फिनोल ईथर है, ROH लिख दो। फिर कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, CO एंड COOH लिख दो। फिर अमाइंस, NH2 लिख दो। सही है ना, अंडरस्टूड है। फिर लिखो बायोमोलिक्यूल्स, फिर पॉलीमर्स, फिर लास्ट कौन सा है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बस अंडरस्टूड है, शॉर्ट में लिख लो। अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। अमाइंस,
बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, वेरी गुड, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब इनके आगे ना लगभग आपके 3 कॉलम आएंगे ऐसे छोटे छोटे, है ना, ऐसे, या 2023 का और यहाँ पे 2022 के पेपर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बचा हुआ पार्ट, इसके बाद में क्या पढ़ाऊंगा, मतलब ये जो थियोरेटिकल चैप्टर है वैसे ऑर्गेनिक के मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, है ना, लिख दिया कोई बात नहीं, अब तो सीक्वेंस है ना, वो अगर कहोगे तो एक वहीं करवा दूंगा, जैसा आप बोलोगे वैसा कर देंगे। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करेंगे, सबसे पहले गैसीय स्टेट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद रेडॉक्स पढ़ेंगे, गैसीय स्टेट जीएस, स्टेट्स ऑफ मैटर है उसका वैसे एनसीईआरटी में नाम अगर लिखना चाहो तो स्टेट्स ऑफ मैटर, वैसे मैं गैसीय स्टेट लिख देता हूं। फिर रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर थर्मो लिख लो, थर्मो के बाद केमिकल और आयनिक हम अलग अलग पढ़ेंगे लेकिन एनसीईआरटी में एक ही है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसको इक्विलिब्रियम लिख लो। चैप्टर नंबर 7 है क्लास 11 पार्ट 1 का, है ना। फिर इसके बाद क्लास 12 पे आ जाओ, केमिकल काइनेटिक्स है, सीके लिख लो, इलेक्ट्रो है, उसके बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको सॉल्यूशन, फिर सॉलिड स्टेट, और लास्ट में आ जाएगा आपका सरफेस केमिस्ट्री। बस आपका काम लगभग हो गया। अब लिख लिया, सरफेस केमिस्ट्री लिखो बेटा नीचे। अब ये लिख लिया, इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे, खाली पेज पे, या तो एक पेज छोड़ दो या नेक्स्ट पेज पे लिख दो 2024 के टॉपिक, नहीं 2024 के टॉपिक इनके आगे लिखेंगे क्या, कहां लिखोगे, 2024 के नेक्स्ट पेज पे लिख लो, अलग ऐसे ही लिख दियो रैंडम खुले खुले, चैप्टर नेम बाद में लिखते रहना, या आपको जैसा ठीक लगे। मैं तो किसी किसी चैप्टर में देखो मेरे जो दिमाग में आएगा ना वो बोलता जाऊंगा, ठीक 3-4 दिन, और क्या होता है कि टीचर का कई बार तुक्का ठीक लग जाता है, मेरे तो बहुत लगते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना, ये क्वेश्चंस करें स्टार्ट। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको समझना है सिर्फ, ठीक, कोई क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन चाहिए मैं आपको अलग से भी दे सकता हूं। पहला क्वेश्चन पढ़ो, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द रेट इक्वल टू k इंटू ए की पावर 2 इंटू बी व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड, ऐसे अंडरलाइन कर दिया करो, कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट द इनिशियल रेट वुड बी, इनिशियल रेट क्या होगा, तो देखो R इक्वल टू आपने लिखा k इंटू ए की पावर 2 इंटू बी, उसने क्या बोला, B की कंसंट्रेशन सेम रखी लेकिन A की क्या कर दी, ट्रिपल कर दी, तो नया रेट निकालो R डैश k इंटू 3a का स्क्वायर इंटू b, तो 3 का स्क्वायर बाहर आएगा, क्या आया बाहर 9 k इंटू a की पावर 2 इंटू b, ये क्या है R, तो R डैश इज इक्वल टू क्या है 9R, तो नया रेट कितने टाइम हो गया इनिशियल रेट का 9 टाइम्स, तो कौन सा आएगा, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9, तो आंसर 1। अब आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन इजी था, मीडियम था या टफ था, इजी कैटेगरी में रखेंगे। और अब केमिकल काइनेटिक्स में कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये, रेट लो का, तो ऐसे लिख दो केमिकल काइनेटिक्स के आगे रेट लो, ऊपर 2023 हेडिंग डाल के पहले कॉलम में, यहां पे इसके आगे 2023 लिख दो बेटा, ठीक, 2023 मेन हेडिंग डाल के आगे फर्स्ट कॉलम में, तो रेट लो, थोड़ा कंजूसी बरतो लिखने में, है ना, क्योंकि और टॉपिक आएंगे ना, कल भी आएंगे, है ना। रेट लो का क्वेश्चन है ये, और ये इजी क्वेश्चन, रेट लो के ब्रैकेट में लिख दो ई फॉर इजी। अच्छा मैं बता देता हूं, जहां पे मैंने ई लिखा उसका मतलब इजी क्वेश्चन है, जहां पे मैंने एम लिखा एम मींस मीडियम, ऐसा क्वेश्चन जो आपको सेकंड अटेम्प्ट में करना चाहिए, ये भी अंडरस्टूड होता चलेगा साथ साथ। जहां जहां मैं ई लिखूंगा उस पैटर्न के क्वेश्चंस आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करोगे ई वाले, और एम फॉर मीडियम ये आप सेकंड अटेम्प्ट में करोगे, यानी इनमें आपको कैलकुलेशन करनी हो सकती है, इनमें आपसे गलती होने के चांस हो सकते हैं, ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर आएंगे टफ क्वेश्चन, ये अपने को एग्जाम की लास्ट की 15 मिनट में करने होते हैं, क्यों, क्योंकि 15 मिनट में अगर टाइम नहीं बचा क्वेश्चन करने का, ठीक है टफ तो वैसे भी नहीं होना था, और टाइम बच गया, तो एक बात बता दूं, लास्ट की 15-20 मिनट में आपका दिमाग है ना 10 गुना स्पीड पे चलता है, बताओ चलता कि नहीं चलता, उस टाइम आप ज्यादा क्वेश्चन करते हो और ठीक भी होते हैं, समझे कि नहीं समझे, पक्का। अब आगे बढ़ जाए तो इजी मीडियम टफ ऐसे कैटेगराइज करेंगे। अब जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपके नीट में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इस बार, हम रिएक्शंस पढ़ते हैं ऐसे 3a + 2b इज कन्वर्टिंग इनटू c + 4d, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो इसके लिए इंटीग्रेट एक डिफरेंशियल रेट लो लिखा जाता है, R इक्वल टू -1/3 dA/dt, ये dA/dt डिसअपीयरेंस ऑफ A है
है ना, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, रेट आ जाएगा। तो ये आप लिखते हो। अगर किसी को नहीं पता तो घबराना नहीं है, सब बराबर है। जब मैं पढ़ाऊंगा सबको जीरो मान के पढ़ाऊंगा। ऐसे रेट लिखते हैं ना एक हम, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट लो भी बोलते हैं इसको। तो इसमें अगर आप लिखोगे 1 बाई, इसमें तो डीसी बाई dt लिख दो क्योंकि उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है। इनके आगे पॉजिटिव लिखते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ती है रिएक्ट प्रोडक्ट की, 1/4 dd बाई dt। तो मुझे लगता है कि इस बार इस पैटर्न से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछे गए, लेकिन वैसा नहीं आएगा। वो आपको ना एक चीज दे देगा और दूसरे का रेट पूछेगा और मिस्टेक करवाएगा। क्या करवाएगा? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो लिख लो, सर ने बोला है, गैस किया सर ने कि 2024 में इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल रेट लॉ से क्वेश्चन आ सकता है। इसको डिफरेंशियल रेट लॉ बोलते हैं। सर के ये तो क्वेश्चन 2021-22 में आया है 21-22 में आया है। नहीं, फिर दूसरा पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको इसी का, ग्राम में देगा। वो पैटर्न आईआईटी और एम्स ने पूछा, नीट ने आज तक नहीं पूछा। वो मैं क्लास में करवाता हूं, समझ गए? हाँ, ऐसे लिख सकते हो आप, डिफरेंशियल रेट लो, मतलब हिंट सी लिख लो, उसमें कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। समझ आ गया मैं कैसे एनालिसिस करने वाला हूं? पक्का? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये? एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। आप बताओ इजी है या टफ है? इजी है यार। अब देखना, एटम्स ऑफ ऑल, अच्छा इसमें क्या पूछा उसने? इन स्टेट में से करेक्ट बतानी है आपको कौन सी है, ठीक है ना। एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। कितने फंडामेंटल पार्टिकल के बने होते हैं? 3। कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये क्या बोल रहा है? 2। पहली स्टेटमेंट गलत है, तो उसने क्या पूछा? करेक्ट कौन सी है। तो कौन सा आंसर आ सकता है? अभी हुआ क्या अपना फाइनल? नहीं हुआ। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सही लिखा क्या? बिल्कुल सही है, तो बी करेक्ट हो गई। तो बी करेक्ट देखो कौन से में है? बी इन दोनों में करेक्ट है, लेकिन इसमें ए भी करेक्ट आ गई, तो ये रॉन्ग। कौन सा आंसर? एलिमिनेशन टेक्निक से होगा। नहीं पढ़नी होती भाई, जब हम इन 2 स्टेटमेंट में इतने कॉन्फिडेंट है तो 3 स्टेटमेंट पेपर में क्यों पढ़नी है? टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये चीजें सिखाऊंगा मैं आपको क्लास में, यही तो मेरी खासियत है। अरे जैसे आप मिस्टेक आप कैलकुलेशन करते हो ना, ऐसे कैलकुलेशन दी रहती है 892 है ना, 7.884 लिख दिया मान लीजिए यहाँ पे, और फिर है ना नीचे ऑप्शन रहते हैं बहुत खतरनाक से। कुछ ऑप्शंस बहुत ट्रिकी होते हैं, जैसे इसमें ना लास्ट वाला डिजिट 8 आएगा, फर्स्ट डिजिट 8 आएगा ना ये, तो जिसमें अगर मान लीजिए पीछे किसी में 8 वही आंसर है। नहीं समझे? सॉल्यूशन चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं टफ कैलकुलेशन के, मैं कराऊंगा आपको, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तो ये भी दिमाग आपका तेज करूंगा। मैंने बोला ना सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन ही नहीं लेनी है क्लास में, बस आपको तो लेक्चर अटेंड करना। ये बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? करके दिखाऊं एक क्वेश्चन ऐसा? नहीं समझे? बताऊं? मैं ये बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए 1.92 यहां पे लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाई 3.8 लिख दिया। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, मतलब ऐसी कैलकुलेशन आपकी आ गई, तो आपको ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेंगे, कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 0.518, 0.512, 0.416, 0.325, कौन सा आंसर आएगा इसमें? यही आएगा, साफ दिख रहा है। 8 2 16, 6 आएगा ना पहला यहाँ पे। ऐसी भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, समझे? अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा कोई नहीं, पेपर में जब क्लास में कैलकुलेशन कराऊंगा ना वहां बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। तो ये कैलकुलेशन टेक्निक भी मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन देखा आंसर आ गया। मैथमेटिक्स बहुत तेज है मेरा, टफ से टफ कैलकुलेशन, जितनी टफ कैलकुलेशन दोगे उतनी जल्दी करूंगा, ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ भी लेते हैं। ऑल द आइसोटोप हैव गिवन एलिमेंट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप क्या होते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। कार्बन के आइसोटोप कार्बन 12 13 14, तो C16 C12 C13 C14, ये 3 आइसोटोप हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर से ही आप क्या लिखते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीनों का? 1s2 2s2 2p2, सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा। और
केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है या शेयर करता है। ठीक, तो जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी, डोनेट करने की टेंडेंसी, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, सेम, यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। तो आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझे कि नहीं समझे? हिंदी मीडियम से है कोई? वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। सही है क्या? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद पढ़ो, सही है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डाल्टन ने क्या बोला था भाई, मैटर का जो अल्टीमेट पार्टिकल है, अल्टीमेट मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट, जो जैसे हम क्या बोलते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो वैसे ही एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। तो ये किसने बोला था? डाल्टन ने। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही होगा? बी, सी एंड ई। तो सही आया क्या आंसर 2। अब मुझे ये बताओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? अच्छा, क्या ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है? सारी लिखी है? कोई कहीं लिखी, कोई कहीं लिखी है? दिखाऊं क्या? दिखा भी सकता हूं मैं आपको एनसीईआरटी में, मेरे पास सारी पीडीएफ है, लेकिन दिखाने की क्या जरूरत है यार? मैं ये बात बताऊंगा अब आपको, आइसोटोप और ये कहो तो दिखा दूंगा। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ो, जो एटॉमिक मॉडल आपके स्टार्टिंग में दिए गए हैं ना, जहां पे एटॉमिक मॉडल्स दिए गए हैं, मॉडल ऑफ एटम्स दिए गए हैं, वहां से आया है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि बेसिक से क्वेश्चन आया है। और कैसा आया है? इजी, ई फॉर इजी। बेसिक्स लिख लो बस ब्रैकेट में, वो अंडरस्टूड है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं फिर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको ये है मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। अगर आपको याद हो, मैंने YouTube पे एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने देखा हो, जिसमें मैं वो बकी बॉल घुमा रहा हूं, टेबल पे बैठ के की थी मैंने अपलोड। उसमें मैं बता रहा हूं कि इसमें कितने पेंटागन है, कितने हेक्सागन है। और मैंने याद भी करा था, बकी बॉल जो होती है उसमें 12 पेंटागन होते हैं, 20 हेक्सागन होते हैं। कैसे याद रखेंगे? 5 और 6, 5 कार्बन, कम कार्बन है तो कम नंबर है, 6 कार्बन है ज्यादा नंबर है। करा था याद? और मैंने वहां पे बोला था कि मुझे पूरी उम्मीद इस बार फुलरिन का क्वेश्चन आएगा। आया कि नहीं आया? ये रहा फुलरिन, बकी बॉल। ठीक, एलोट्रोप से क्वेश्चन आएगा, मैंने बोला था, आ गया ना एज इट इज। यूट्यूब पे वीडियो है पुराने टाइम की। अब आप कहीं बोलो सर आज तो नहीं बना के अपलोड कर रहे, चेक कर लेना जाके। ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इजी है। मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंने गेस किया उस टॉपिक से क्वेश्चन आ, मेन पॉइंट ये है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब कोक जो है, कोक का क्या काम होता है याद है? कोक मेनली रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, मेटलर्जी में पढ़ते हैं, यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। थर्ड मैच कर गया। फिर डायमंड, कार्बन एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज। 3 और 1 किस में आ रहा है? क्यों पढ़ूं आगे? हो गया, सही है ना। ये वाला पढ़ो, फुलरिन। फुलरिन का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो जो फुटबॉल बनती है। ठीक, 4th से मैच कर गया। ग्रेफाइट ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, 2nd से मैच कर गया। ठीक, जिसको लास्ट के 2 आते हैं या पहले 2 आते हैं उसका क्वेश्चन हो जाता है। मान लीजिए किसी को लास्ट के 2 पता था, तो 2 डी का 2 इन 2 में आ रहा है, सी का 4 इसमें आ रहा है, तो ये हो गया फर्स्ट आंसर। क्या लिखोगे? कहां से आया क्वेश्चन? बोरोन एंड कार्बन फैमिली का क्वेश्चन है। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन लिखो इसको, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का। इजी लिखोगे या टफ लिखोगे भाई? इजी। अब मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाऊं कहां से है? आप कहोगे तो ये तो हटा दे, तो अपना काम का ही नहीं है। ये भी हटा देते हैं, ये अपने काम का है और इसमें अपने काम का है कृष्णा बैच के। अच्छा, मैं जो पीडीएफ आपको दिखाऊंगा या कृष्णा बैच की दिखाऊंगा सारी, आप देखना अंडरलाइंड पॉइंट से क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये पीडीएफ आज की नहीं है, 2021 की है। ठीक, कहां से गया भाई? बोरोन एंड कार्बन फैमिली दिखा आपको? ये रहा। अब देखो इसमें सबसे पहले ये कौन सा आ गया है? बकी बॉल है, और ये रहा डायमंड, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। डायमंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक लाइन हो गई। अच्छा, ये सर आपने अंडरलाइन नहीं करके, इसको भी करूंगा भाई, कमाल हो गया, इसको भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखो, ये रहा, देखो फुलरिन
हाँ फुलरिन वाली अंडरलाइन मिलेगी, सही कह रहा है। हैव केज लाइक स्ट्रक्चर, ये रहा, फुलरिन्स आर केज लाइक मॉलिक्यूल्स। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन यही लिख रखा है, फुलरिन्स और सामने लिख रखा है केज लाइक मॉलिक्यूल्स। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखना, और कौन सा था, हाँ लार्जली देख, कोक इज यूज्ड एज ए फ्यूल एंड लार्जली एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, ये था। एक और था आपका, कौन सा था, डायमंड का तो हो गया, उसका था ना एक ग्रेफाइट, ऊपर गया क्या, इसे भी ऊपर है, ये रहा ग्रेफाइट, ये रहा ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन रनिंग एट हाई टेम्परेचर। ये मैंने अंडरलाइन नहीं करके, छोटी सी लाइन है, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है ये भी, लेकिन नोट्स में लिखवा रखी, आपने पढ़ लिया रैंकर बैच में, लिखवा रखी ये लाइन मैंने। ठीक, मैंने पिछली बार पता क्या पूरा जोर दे दे के बोला था, एक तो फुलरिन का क्वेश्चन और एक और मैं बताता हूं आपको, वो शायद इस बार आ जाए। कहां गया यार वो, एक, हाँ एक क्वेश्चन मैंने मेजर टेस्ट सीरीज में यहां से डाला था, यहां से, और एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, मैंने कहां से बोला, जोर जो दे दे के पूरा मैंने बोला कि ये क्वेश्चन नहीं आया तो भाई एग्जामिनर मेरी बेइज्जती कराएगा। एक ये क्वेश्चन मैंने यहां से डाला था टेस्ट सीरीज में, और एक कहां गया यार वो, समरी आ गई इसमें तो, एक वो है ना, अरे सिलिक, वो कितने बॉन्ड बनाएगा, ये वाला, ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अब शायद ना आए क्योंकि 2 बार हो गई एग्जामिनर को लगातार 2022 और 3 में कार्बन फैमिली से क्वेश्चन पूछते हुए, तो बोरॉन फैमिली पे जाना चाहिए एग्जामिनर को, बोराक्स है, डाइबोरेन है, ठीक, या कौन सा वो डाइबोरेन हो गया एक, लेकिन डाइबोरेन का भी पिछले बार आ चुका है ना, तो मिक्स सा क्वेश्चन आएगा इसका, ही मान लो एक क्वेश्चन बोरॉन फैमिली से आता है, एक आपका कार्बन फैमिली से, ये कार्बन फैमिली का क्वेश्चन हो गया, अभी आगे एक बोरॉन फैमिली का और आ जाएगा, तो 2 क्वेश्चन फिक्स है बोरॉन कार्बन फैमिली के, तो ये लिख लिया आपने, ये भी बोला था मैंने 100% आ सकता है। ठीक, तो जो बोला था उसमें से भाई एक क्वेश्चन टकरा ही गया, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ये कह दूंगा बोरॉन फैमिली में ये क्वेश्चन याद कर लो ये आएगा, फिर तो मैं ही भगवान हूं, एग्जामिनर क्या करेगा। ठीक, ऐसा नहीं होता, मैं बस गैस करता हूं, वहां से आपको तुक्का लग जाएगा। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बताओ, टफ है इजी है, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। सरफेस, आपके पास रैंकर बैच है ना अपने पास, अभी वो ऑनलाइन पढ़ रहा है मेरे से, तो जाकर के आज चेक करना, सरफेस केमिस्ट्री में मैंने साफ साफ बोल रखा है कि एग्जामिनर ने एडजॉर्प्शन पूछ लिया और कोलॉइड पूछ लिया, 100% इस बार हेटेरोजेनियस कैटालिसिस आएगा। देख 2023 का पेपर, 2 टाइप का कैटालिसिस होता है, एक तो होमोजीनियस, एक हेटेरोजीनियस। होमो मींस सेम, जिसमें कैटालिस्ट और रिएक्टेंट का फेज क्या होगा, सेम होगा, दैट इज होमोजीनियस कैटालिसिस। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट है उसका फेज सेम नहीं होगा, फेज सेम यानी उसकी फिजिकल स्टेट सेम नहीं होगी। तो इसमें देखो, पहला डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। देखो क्या होता है, ये SO2 गैस है, अगर इसका हम डिकम्पोजिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NO गैस, NO किसका काम कर रहा है यहाँ पे, कैटालिस्ट का, कैटालिस्ट की स्टेट गैसियस, रिएक्टेंट्स की गैसियस, तो कैसा कैसा कैटालिस्ट हो गया, होमोजेनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है, तो क्या आंसर आएगा, नहीं आएगा। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन बिटवीन डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन ऑफ टू फॉर्म अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन। अरे N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3, हैबर प्रोसेस है कि नहीं है, इसमें आयरन लेते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन पाउडर्ड फॉर्म में। कैटालिस्ट कौन सी फॉर्म में है, पाउडर्ड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, और रिएक्टेंट क्या है, गैसियस। डिफरेंट फेज हो गया, तो क्या है, कौन सा एग्जांपल है, हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट का, तो ये आंसर आ गया। बाकी 2 ऑप्शन में क्यों पढ़ूं, आंसर 2, बात खत्म। बट फिर भी आपको बताऊं क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये तो मैंने करवा दिया। अच्छा, ओजोन का था क्या, मैंने सल्फर, अरे यार सुबह वाला पढ़ा रखा ना, वो दिमाग में चल रहा है कि ये था एग्जांपल, तुमने बोला भी नहीं। ओजोन का ये तो चलो हो ही गया, ये ओजोन का डिकम्पोजिशन था ऐसे NO गैस की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, O2 में जाता है ये। ठीक, तो ये भी गैसियस है, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिस्ट गैसियस है। अब ये एग्जांपल था, वो मैंने गलती कर दी यार, कहां से कहां, तुमने बोला भी नहीं यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, सो गए हो। ये देखो NO गैस, ये NO गैस की NO ही दे रखा ना इसने, हाँ, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो ये
होमोजीनियस होगा क्योंकि रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। अब ये देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर C12H22O11, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। दोनों क्या है? लिक्विड, ये भी लिक्विड। किसकी प्रेजेंस में करते हैं? एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आप HCl अगर लेते हैं, HCl भी क्या होता है? लिक्विड। तो बनेगा क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये भी लिक्विड बनेंगे। तो सारे क्या है? सेम फेज में है। क्या हो गया? होमोजीनियस कैटालिसिस। अब एनसीईआरटी में दिखाऊं कहां पे है? दिखाऊं एक बार? इसको हटा दे, इसको बाद में हटा देंगे। चलो, सरफेस केमिस्ट्री, ये रहा सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में हम आ जाएंगे स्टार्टिंग में, नहीं कोलोइड से जस्ट पहले, कैटालिसिस में, है ना। ये देखना भैया, अब आप 1 2 आ गया क्या? ये आ गया। ये क्या है? नहीं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, नहीं इससे ऊपर होगा बेटा। ये रहा। कौन सा एग्जांपल है पहला? कैटालिसिस, होमोजेनियस कैटालिसिस, साफ साफ लिखा है, व्हेन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड द कैटालिस्ट आर इन सेम फेज, प्रोसेस इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटालिसिस। यही एग्जांपल था क्या पेपर में? सही है। एक एग्जांपल ये भी था क्या? ग्लूकोज फ्रक्टोज बन रहा है, मैंने HCl लिखा, H2SO4 लिखा, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो एसिड। ठंड तो लग रही बेटा? ठंड लग रही हो इसी बता देना, ऊपर कर देंगे। ठीक, फिर 2 हो गए। 2 एग्जांपल तो ये थे। और जो ओजोन वाला है ना, ओजोन की रिएक्शन जो है, ये हम उसमें पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। रिएक्शन मैं दिखा दूं आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी। अब जो आई है, अब देखो हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट, द कैटालिस्टिक प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। एनसीईआरटी से बाहर एग्जाम्पल भी नहीं आ रहा है। ठीक, और लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। देख, अब दिखा, मैं तेरे को इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा फिजिकल के, तो है ना। नेक्स्ट आगे, अच्छा ये किस में जाएगा? इसको लिखो, कैटालिसिस का क्वेश्चन था सरफेस केमिस्ट्री के आगे। अब आप बताओ मुझे, इजी में जाएगा, मीडियम में या टफ में? जिसने पढ़ा उसके लिए इससे आसान क्वेश्चन है क्या कोई? इजी में लिखो, साफ साफ दिख रहा है। जहां पे आयरन आ गया, आयरन आते ही अमोनिया गैस बन रही है यार, वो तो डिफरेंट फेज हो गया ना। इजी लिख लो कैटालिस्ट करके। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये किस किस का ठीक था? ठीक था बेटा, वेरी गुड। ये ठीक, वंस ठीक नहीं हुआ, पहला आएगा इसका आंसर। आपका ठीक नहीं था बेटा? ठीक था। देखो अगर ये आ जाए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डायरेक्ट उस पर वैलेंसी फ्री हो जाए, दिस इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। ठीक, और अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में sp3 कार्बन पे वैलेंसी फ्री कर दें, दिस इज कॉल्ड अलाइल ग्रुप। और डायरेक्ट बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर वैलेंसी फ्री कर दो, बेंजीन को बोलते हैं फीन, फीन बोल देते हैं इसको, फीन। और वैलेंसी फ्री होते ही ई हटा के YL, क्या बन गया? ये फिनाइल ग्रुप। और अगर टोलिन पे वैलेंसी फ्री कर दे, क्या बन जाएगा? टोलाइल ग्रुप, इसको बेंजाइल बोलते हैं। ठीक है, अब इनको देखो, इसके हेलोजन लगा दो, विनाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, फिनाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। अब आप देखो ध्यान से, ये कार्बन कौन सा? sp3, बगल में क्या? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कौन सा केस बन रहा है? ये वाला बन रहा है क्या? तो ये कौन सा हैलाइड है? अलाइलिक हैलाइड। कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट। इजी या टफ? इजी क्वेश्चन। कौन से चैप्टर में एनसीईआरटी में बताओ? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में है ना। तो RX के वाले चैप्टर के आगे लिख दो, बेसिक का क्वेश्चन है ये। स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन लिख दो या बेसिक लिख दो। मैं बोल रहा था ना इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये क्वेश्चन देख लो आप। अब ये हटा देते हैं और अब मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा चैप्टर बोला मैंने। हेलो एरिन्स, हेलोजन डेरिवेटिव लिख रखा है मैंने इसका नाम। इसमें सबसे पहले पेज पे आ जाते हैं, ये फर्स्ट पेज है, इससे आगे बढ़ो थोड़ा सा। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ये देखो कंपाउंड कंटेनिंग, मतलब बेसिक ही चल रहा है ये देखो यहाँ पे, ये अलाइलिक हैलाइड, यही है क्या? डबल बॉन्ड sp2 का sp3 कार्बन के X लगा, अलाइलिक कार्बन, साफ साफ लिख रखा है इसने अलाइलिक कार्बन है। ये भी देखो डबल बॉन्ड, उसे नेक्स्ट sp3 कार्बन से वैलेंसी फ्री करके हैलोजन लगा लिया, तो ये अलाइलिक कार्बन हो गया।
फिर नेक्स्ट देखो बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक है, टोलिन वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री कर दो, एनसीईआरटी से है साहब, ठीक। और ये तू देख रहा ना कृष्णा बैच, सारे करा रखे हैं ये, सही है कि नहीं है भाई, और हाईलाइट भी कर रखे कि ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की एक लाइन करा रखी है वहां, तो तुम्हें वो है ना प्रोवाइड करेंगे, है ना। वैसे तो मैं कल आपको क्लास में ही जो अपना बैच है ना, ये बैच जो है इसका नाम है रैंकर बैच, तो इसमें मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा वैसे तो, लेकिन जो आपके कृष्णा बैच है वो ऑनलाइन ऐड किया जाएगा, क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी कराऊंगा, एनसीईआरटी की टेक्स्ट एग्जांपल इन टेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी में कहां से इस बार असर्शन रीजन आ सकता है, स्टेटमेंट आ सकती है, वो लिखवा दूंगा, जैसे अभी बता रहा हूं ना, ठीक, वो भी करवा दूंगा। लेकिन फिर भी किसी को बाद में रिवीजन करना हो, ऑनलाइन आपके बैच ऐड रहेगा, वहां से भी कर सकते हो, ठीक। फिर इसके बाद देखो, अब ये क्वेश्चन कौन सा, इजी क्वेश्चन हो गया। अब मुझे लगता है जैसे जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ना, जैसे फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गई, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गई, तो नेक्स्ट ईयर एल्काइल हैलाइड की नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसकी एल्काइल हैलाइड की नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट लिख लो, बहुत सारी है वैसे तो, सारी नहीं लिखवा रहा, बस नेम रिएक्शन लिख दो इसमें जितनी भी है, चाहे फिर फिंकलस्टीन हो, चाहे आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन हो, चाहे फिर आपकी डार्जन्स रिएक्शन हो, या फिर आपकी इसमें हैलोजन में जो आइसोसाइनेट टेस्ट है वो हो, आइसोसाइनेट इसमें नहीं है शायद, नहीं इसी में क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन, ठीक, वो कवर हो जाएगी, अंडरस्टूड है। अब ये क्वेश्चन बताओ इजी था या टफ था, है मीडियम, अरे भाई इजी क्वेश्चन नहीं है, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी उसके लिए इजी है, बताऊं कैसे। ये क्या बोल रखा है, लेसन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट व्हिच गिव्स ब्लड रेड कलर विद Fe+3 आयंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, बोला एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे, उसके अलावा क्या हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, हैलोजन हो सकते हैं। तो ये खुद बोल रहा है कौन से प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो बोला बताओ अगर इसका लेसन टेस्ट करते हैं तो इसको क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले हम सोडियम के साथ हीट कर देते हैं, तो ये बनता है सोडियम एक्सट्रैक्ट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एक्सट्रैक्ट। अब आप बोलो हीट क्यों किया जाता है, इसको हीट इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी एटम्स रहते हैं ना वो कोवलेंट फॉर्म में रहते हैं, तो पहले इनको आयनिक फॉर्म में लेके जाते हैं, तो ये आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा ना तो सोडियम के साथ कार्बन भी हीट होगा और नाइट्रोजन भी हीट होगा, तो NaCN बन जाएगा। तो ये साइनाइडाइन टेस्ट अगर दे दे अपना सोडियम एक्सट्रैक्ट तो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए ये हो जाए सोडियम है, सल्फर एटम प्रेजेंट होगा तो ये Na2S बना लेता है। Na2S में क्या है, आयनिक कंपाउंड है, सल्फाइड आयन रहेंगे, सल्फाइड आयन का टेस्ट दे दिया, इसका मतलब सल्फर प्रेजेंट है। सोडियम क्या करेगा, अगर हैलोजन एटम प्रेजेंट है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो एक्सट्रैक्ट में क्या करेगा, NaX बना लेगा, तो इसमें हैलाइड आयन प्रेजेंट रहेंगे, तो हैलाइड आयन का टेस्ट दे दिया यानी हैलोजन एटम प्रेजेंट है। अब ये मत सोचना सर ये क्या बकवास कर रहे हैं, जल्दी जल्दी मैं पढ़ाऊंगा बहुत धीरे से। क्वालिटेटिव एनालिसिस एक पेज का टॉपिक एनसीईआरटी में, 2 पेज का ज्यादा से ज्यादा, एक लेक्चर लगाऊंगा पूरा 2 घंटे का, पूरा 2 घंटे का सिर्फ एक लेक्चर, है ना। कहीं सोचो सर 5 मिनट में खत्म कर दिया आपने तो। अब देखो अगर दोनों सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, कंपाउंड क्या करता है पता है, यहां पे कार्बन सल्फर और नाइट्रोजन के साथ क्या बना लेता है, NaSCN, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम थायोसाइनेट, Na+ है और SCN- प्रेजेंट है, थायोसाइनेट आयन प्रेजेंट है, तो Fe+3 की एक टेंडेंसी होती है ये थायोसाइनेट आयन के साथ क्या बना लेता है, FeSCN, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, इसमें चार्ज +2 आएगा, इसका होता है ब्लड रेड कलर। कैसा कलर आता है इसका, ब्लड रेड कलर। तो आंसर क्या आया आपका, सेकंड आया कि नहीं आया, बोलो भाई। तो इसको कौन से चैप्टर में लिखोगे, ऑर्गेनिक 1 में लिखो, क्योंकि ये आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है। अगर प्योर टॉपिक लिखना चाहो ना, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है। इजी लिखे या टफ, इजी, क्योंकि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, दिखाऊं, इजी लिखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है। अब अगर आप मेरा गैस लिखना चाहते हो तो ये लिख लो, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्वेश्चन आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली डिस्टिलेशन का क्वेश्चन आएगा इस बार, जहां तक मुझे आइडिया है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा या डिस्टिलेशन का आएगा। मतलब ये मत सोचना कि सर ने बोल दिया तो फिक्स ही है, मैं तुक्के मार रहा हूं। एक होता ना फीलिंग आती है टीचर को कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है, और अपनी फीलिंग गलत नहीं होती भाई,
अब देखो उस चैप्टर पे चले जाते हैं। कौन सा चैप्टर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। मैंने आईयूपीएससी नेम से डाल रखा है इसको। तो इसमें हम चले जाएंगे लास्ट में। कहां पे? जनरल मेथड तो पिछली बार आया था, उससे पहले आ जा। ये रहा देख, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देख लेसन टेस्ट कर रहे हैं, कंपाउंड को हीट कर देते हैं, किसके साथ? सोडियम के साथ। नाइट्रोजन है NaCN बनेगा, सल्फर है Na2S बनेगा, हेलोजन है तो NaX बनेगा, बताया मैंने। अब देख ये पहला टेस्ट है नाइट्रोजन का, दूसरा टेस्ट है सल्फर का, तीसरा टेस्ट देख, अगर नाइट्रोजन और इन केस नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड, इट गिव्स ब्लड रेड कलर एंड नो पर्सियन ब्लू सिंस देयर आर नो फ्री साइनाइड आयंस। ठीक, ऊपर पर्सियन ब्लू देता है किसके केस में? सिंगल नाइट्रोजन के केस में। तो यहां पे पर्सियन ब्लू नहीं देगा, क्या देगा? रेड पीपीटी देगा। यही रिएक्शन मैंने लिखवाई थी क्या अभी? अब जो बच्चा इस रिएक्शन को एक बार पढ़ के गया होगा उसके लिए कितना सा काम है यार। नहीं समझे? इजी है ना भाई, एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो समझे। अब देखो एक पेज तो ये है, आपको पढ़ाया गया है ये तो पढ़ाते नहीं कोचिंग वाले। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां पढ़ाते हैं? 3 लेक्चर लगाऊंगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 लेक्चर, ठीक, दूसरा लेक्चर क्वालिटेटिव एनालिसिस, और सबसे बड़ा तीसरा एंड लास्ट लेक्चर होगा अपना केमिस्ट्री का क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक, अब देखो एक पेज तो ये है एनसीईआरटी में और एक पेज ये है, ये यहां पे तो है भी नहीं, सॉरी, एक ही पेज है। देखो 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 पूरा पेज भी नहीं, यहां से शुरू हुआ क्वालिटेटिव एनालिसिस, शुरू हो गया यहां से आपका, ये देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस, यहां खत्म हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस शुरू हो गया। एक पेज का टॉपिक है, 2 घंटे लगाऊंगा, एक एक लाइन अच्छे से लिखवाऊंगा, यही याद कराऊंगा। कहीं सोचो सर 5 मिनट में खत्म कर रहे हो टॉपिक को, ऐसा नहीं है। ठीक है, बोल नहीं रहे यार, थक गए क्यों? और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती ही घबरा गए। ठीक, कैसा क्वेश्चन है? इजी। अभी तक टफ क्वेश्चन आया क्या? क्यों लग रहे हैं इजी? क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ी है। अब देखो एग्जामिनर की ट्रिक देखो, 6 क्वेश्चन इजी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई, और तुम्हें डर लगता है असर्शन रीजन से। 57 असर्शन रीजन, फिर इसके बाद 59 असर्शन रीजन, फिर 60 असर्शन रीजन, लगातार 3 क्वेश्चन असर्शन रीजन। आधे जिसको असर्शन रीजन से डर लगता है उसकी हवा निकल गई होगी, लेकिन मैं तुम्हें क्लास में असर्शन रीजन कराऊंगा, समझे कि नहीं समझे? ठीक, तो एग्जामिनर की ट्रिक है ये, पहले 6 क्वेश्चन एग्जामिनर साइकोलॉजी यूज करता है। आपको 6 क्वेश्चन इतने आसान दे दिए, आपको एक्साइट कर दिया कि तू तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, तेरे को तो सब आता है। फिर 3 क्वेश्चन एक साथ दे दिया असर्शन रीजन के, और अच्छे क्वेश्चन है तीनों, देखना अभी क्वालिटी क्वेश्चन है, तो आधे बच्चे तो वहीं पे फेल हो जाते हैं। तो ऐसे एग्जामिनर आपका बीच बीच में कॉन्फिडेंस कम करता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना होता है पेपर में। क्वेश्चन कैसा भी आए फ्रेश माइंड से करना है, पेशेंस के साथ करना है। ये सारी चीजें हम सीखते चलेंगे, समझे कि नहीं समझे? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। देखो, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट, असर्शन रीजन है ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। डाइविंग एपरेटस मतलब जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, तो उसमें हीलियम ऐड की जाती है ऑक्सीजन के साथ। क्यों? उसका रीजन मैं बता रहा हूं, फिर आप देखना वही रीजन लिखा है तो आंसर ए, नहीं तो वो नहीं आएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। अब सुनना ध्यान से, सबसे पहली बात ये है सी लेवल। सी लेवल पे प्रेशर बताओ कितना होता है? 1 atm कंसीडर करते हैं। ठीक, सी लेवल से ऊपर जाओ, प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? प्रेशर घटता है अगर हाइट पे जाते हो, एल्टीट्यूड पे जाते हो। यानी गोवा में अगर 1 atm है तो शिमला में जाओगे तो प्रेशर घटेगा, और अगर समुद्र के नीचे जाएंगे गहराई में प्रेशर बढ़ेगा। क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, इन डेप्थ जाएंगे तो। ठीक, तो अब क्या करता है, कोई भी समुद्री गोताखोर अपने साथ सिलेंडर लेके जाता है, उसमें एयर भरी होती है। एयर मतलब ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, O2 भी है, N2 भी है, अदर गैसेज भी है, लेकिन मेजर ये होती है, आपको पता है। तो जब ये समुद्री गोताखोर नीचे जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर जब बढ़ता है, एज प्रेशर इंक्रीज सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज, तो ऑक्सीजन के साथ साथ ब्लड में कौन सी गैस चली जाती है? नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस जब ब्लड में चली जाएगी हाई प्रेशर के कारण, तो जब समुद्री गोताखोर ऊपर आता है तो धीरे धीरे जब ऊपर आता है क्या होगा, वो नाइट्रोजन क्या है, रिलीज होने से लगती है। क्यों? क्योंकि ऊपर आएगा तो प्रेशर कम होगा। तो जब नाइट्रोजन गैस रिलीज होने लगती है, जो कैपिलरीज है उसमें क्या है, बबल्स बन जाते हैं ब्लड में,
और वो बबल्स जो बनते हैं वो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कैपिलरीज को, जिसके कारण एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन आती है जिसको क्या बोलते हैं, बैंड। ये इतनी खतरनाक कंडीशन होती है इंसान मर भी सकता है। तो अब अपने को समुद्री गोताखोर को बचाना है तो बैंड्स को अवॉइड करना है, यानी वहां पे नाइट्रोजन के बबल ना बने। तो इसके दो मेथड है, एक तो नाइट्रोजन को थोड़ा कम करो, दूसरा क्या मेथड है भाई, इसके अंदर का प्रेशर बढ़ा दो ताकि इसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है बाहर से उसका इफेक्ट कम हो जाए। तो अब आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ा। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, अगर हम 3 नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिला दें तो उनके कंटेनर का टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। ये होता कि नहीं होता, ये डाल्टन्स लॉ है। तो अगर मैं इसमें हीलियम मिला दूं, थोड़ा सा नाइट्रोजन कम कर दूं, तो हीलियम के कारण क्या होगा भाई, प्रेशर अंदर का बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर हीलियम का आने के कारण। ठीक, तो अंदर प्रेशर लगेगा तो बाहर वाले को कंपनसेट कर लेगा। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा, हीलियम ब्लड में सोल्यूबल नहीं है, हीलियम हमें नुकसान नहीं करेगी। तो हीलियम क्यों ऐड की जाती है, क्योंकि ये ब्लड को नुकसान, क्योंकि ये ब्लड में डिजोल्व नहीं होती। ये रीजन लिखा है क्या, ऐसा रीजन लिखा गया ब्लड में सोल्यूबल है यानी हीलियम, नहीं लिखा ना। तो ये आंसर, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला आंसर नहीं आएगा। तो पहली बात, डाइविंग अपैरेटस क्यों हीलियम ऐड करते हैं, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो सही है, असर्शन सही है। अब रीजन पढ़ो, हीलियम इज हैज हाई सोल्युबिलिटी इन O2। ये सही है या गलत, सही कौन कौन बोल रहा है और गलत कौन कौन बोल रहा है, गलत क्यों है, गैस गैस में मिक्स नहीं होगी, सेम भाई, सेम नेचर जिस गैस का होगा ना वो सोल्यूबल है। जैसे अमोनिया है, अमोनिया क्या पोलर गैस है, और HCl भी क्या है, पोलर है। तो ये दोनों एक दूसरे में हाईली सोल्यूबल है। लेकिन अमोनिया यहां पे आपका हीलियम में सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि ये तो पोलर है और ये क्या है, नॉन पोलर। सोल्यूबिलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो अगर दो पोलर गैसेस है वो आपस में सोल्यूबल होंगी, ठीक, और नॉन पोलर है तो आपस में सोल्यूबल होंगी, लेकिन पोलर नॉन पोलर सोल्यूबल नहीं होंगी। तो O2 एंड हीलियम दोनों क्या है, पोलरिटी है क्या कहीं पे, O2 भी नॉन पोलर, हीलियम भी नॉन पोलर, तो इनकी सोल्यूबिलिटी हाई होनी चाहिए। तो असर्शन करेक्ट, रीजन भी करेक्ट। तो आंसर क्या आना चाहिए, असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर 4 किस किस का ठीक था ये, हाँ। अब देखो मोस्ट ऑफ द कोचिंग भाई रीजन को रॉन्ग लिख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर यही जाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग। देखो मैंने तो बेसिक पे रह के काम किया है, अलग तो कुछ नहीं किया, नहीं समझे, आगे बढ़ जाए भाई। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर आना चाहिए। क्या लगाया वंश, ए लगा दिया, ये फॉल्स करके आ दिया, फिर तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो ठीक हो रहा होगा तेरा क्वेश्चन। आप बताओ ना, दोनों नॉन पोलर गैसेज हैं, नॉन पोलर गैसेज लाइक डिजोल्व लाइक होता ना। हाँ ठीक है, अब और मजा आ गया मेरे को। एक बात बताओ भाई, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर मतलब आपस में यूनिफॉर्मली सोल्यूबल है, उसमें कोई अलग भाई। अगर हेट्रोजेनियस मिक्सर क्या होता है, देख सुनना ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई ने, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा और बहुत बेसिक है। आप एक बात बताओ, ये मैंने पानी ले लिया, ये मैंने दूसरा पानी का डब्बा ले लिया, इस पानी में मैंने नमक डाला, कैसा सॉल्यूशन बनेगा बताना, होमोजेनियस बनेगा यार। तेरे को नमक अलग अलग नजर आता है क्या। अब मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने रेत डाल दिया, तो नीचे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ऊपर कम होगी, तो ये कैसा बनेगा, हेट्रोजीनियस, यही बनेगा। तो बढ़िया सोल्यूबिलिटी किसमें है, फर्स्ट वाले में है। होमोजेनियस मिक्सर में बढ़िया सोल्यूबिलिटी है। एयर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सर ऑफ गैसेस है, होमोजेनियस मिक्सर ऑफ गैसेस यानी हाई सोल्यूबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब एग्जामिनर कुछ भी देते मुझे नहीं पता, मैं तो आपके बेसिक से बात कर रहा हूं, मैं बेसिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने ज्ञान ज्यादा नहीं बांटा। समझे कि नहीं समझे, बोलो कोई डाउट नहीं है ना, पक्का आगे बढ़ जाए, बोलो भाई वंस, ठीक है भाई। मेरे अकॉर्डिंग मैं अभी भी बोल रहा हूं, एग्जामिनर तो पता नहीं क्या ही देगा। और जितने भी क्वेश्चंस आजकल रोंग आते हैं और जिनमें एनटीए मनमानी करता है, यानी बहुत सारे लोगों के कहने पे, बहुत सारे प्रूफ देने पे भी आंसर करेक्शन नहीं करता या बोनस नहीं देता है, इसका मतलब एनटीए कहीं ना कहीं रिजल्ट को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है और कुछ कोचिंग सिस्टम का हाथ इसमें हो सकता है, समझे। जब आपको सारा दुनिया बोल रही है पिछली बार फिजिक्स का क्वेश्चन गलत था,
तो उस क्वेश्चन को आंसर क्यों दिया गया, बोनस क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि 715 में 3 बच्चे थे 1 2 3, तो हो सकता जो सेकंड और थर्ड वाला बच्चा है उसका वो क्वेश्चन गलत हुआ हो और उनका 720 नंबर आ जाता, तो फर्स्ट और सेकंड रैंक बदल जाती, कोचिंगों के रिजल्ट बदल जाते, दुनिया बदल जाती। हो सकता है ये गेम चल रहा हो बैकग्राउंड में, मैं ऐसा सोचता हूं। और भी पोल खोल सकता हूं, लेकिन क्या जरूरत है, समझे कि नहीं समझे? चलो छोड़ो इसको। अब देखो तुम क्या बोला गया आपको, क्या नहीं करना बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, यही बोला ना? आप उनको ये वीडियो दिखा दिया करो जो ये बोले, बोला ये आदमी गधा तो नहीं है जो ये भौंक रहा है। मेरी वीडियो ने तो पहले ही वैसे लोगों के दर्द कर रखे हैं, तुम और दिखा दोगे और दिक्कत हो जाएगी। एक सेकंड, हेनरी लो पे आ जाओ, है आपके पास एनसीईआरटी? हेनरीज लो कहां गया रे यार? और ऊपर है क्या? और ऊपर, और ऊपर, ये आ गया ना? अब देखो, अब पढ़ना, या पढ़ो। स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेज व्हाइल ब्रीदिंग एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीजेस द सोल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज इन ब्लड। ठीक, व्हेन द डाइवर्स कम टुवर्ड सरफेस द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज। ऊपर आएगा जब प्रेशर घटने लगता है। दिस रिलीजेस द डिजॉल्व्ड गैसेज एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज एंड क्रिएट्स ए मेडिकल कंडीशन नोन एज बैंड्स व्हिच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। यही पढ़ा मैंने, हिंदी में बताया था, ये एनसीईआरटी में लिखा है। अब सुनना आगे। टू अवॉइड बैंड्स as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood, the tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium। तो इस बैंड की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम एयर में क्या मिक्स कर रहे हैं? हीलियम मिक्स कर रहे हैं। यानी हमने हीलियम क्यों मिक्स की? ताकि बैंड ना बने, इसलिए नहीं ऐड की कि वो ऑक्सीजन में ज्यादा सोल्यूबल है, वो रीजन नहीं है। तो असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनेशन। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर आना चाहिए। कुछ लोग करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, अगर आपने देखा हो। अब आप बताओ भाई, ये बात सही है? डाइल्यूट किया, क्यों डाइल्यूट किया? ताकि बैंड ना बने, ताकि नाइट्रोजन के बबल्स ना बने। अब नाइट्रोजन के बबल ना बने इसलिए हीलियम ऐड की गई। हीलियम ही क्यों ऐड की गई? क्योंकि हीलियम ब्लड में सोल्यूबल नहीं है। सिंपल। नेक्स्ट, आगे बढ़ जाए। असर वो था ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर। और एक सेकंड, सॉल्यूशन चैप्टर है, टॉपिक हेनरीज लॉ है। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन से क्वेश्चन आया है, और ब्रैकेट में लिखो मीडियम क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे राउंड करके आए होंगे। ठीक, अब सॉल्यूशन चैप्टर से आप देखो कितना टाइम हो गया। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इससे पूछे, पिछली बार भी हेनरी लॉ का पूछा था रीनीट में। मैं कल आपको आगे कराऊंगा। रीनीट में जो आया था वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, और मैं बच्चों को पहले ही करा चुका हूं। क्यों? क्योंकि जेईई मेंस में आ चुका था, और मैंने पहले ही बता दिया इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। मैंने तो उसमें देखना, कृष्णा बैच में मैंने पता क्या बता रखा है कि भाई वो जो टेबल दे रखी ना, तुम्हारे टेबल का मैच द कॉलम करा सकता है, और वही उसने क्या किया, मैच द कॉलम नहीं करा, ऑर्डर पूछ लिया। ठीक, तो ये मैं बता दूं आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो लगातार 2 साल हेनरी लॉ का क्वेश्चन पूछा है कि जानवर ने। मैं बोल रहा हूं 3-4 साल रिपीट नहीं करता, लेकिन मैंने क्या बोला था, 90% टॉपिक रिपीट नहीं करता, 10% कर सकता है। कहीं सोचोगे सर ये टॉपिक तो आ चुके, हमारे पास लिस्ट है, छोड़ के चले जाएंगे, टेंशन खत्म। ऐसा नहीं है, पढ़ने सारे हैं, क्या पता कौन सा आ जाए। हो सकता है इस बार 15 क्वेश्चन आ जाए सेम टॉपिक से। बोला एक आदमी ज्ञान बांट रहा, वहां खड़ा हो गया कोटा में, बोला सेम टॉपिक रिपीट नहीं होता। बोला मैं 15 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको सब करके जाने हैं, लेकिन मैं सिर्फ एनालिसिस आपको करा रहा हूं कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बता दो भाई। नियोप्रीन, अरे भाई नियोप्रीन इज पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन में क्या आएगा? क्लोरीन एटम। अगर तुक्का भी मारना था तो, अगर नाम याद उससे भी हो जाता। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? पॉलीमर का। कहां से आया ये क्वेश्चन? पॉलीमर में रबर से आया है। लिख लो रबर, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इजी। दिखाऊं क्या एनसीईआरटी में? ये तो देखा सामने, दिखाऊं क्या ये भी एनसीईआरटी में? कहो तो दिखा दूंगा। देखो लिख भी लो,
पॉलीमर का क्वेश्चन है, रबर से आया है, कौन सी कैटेगरी में रखोगे? इजी में रखेंगे। अब देखना पॉलीमर आ जा भाई, अरे कौन सा खुल गया रे, ये तू हट जा भाई, तू आ जा। पॉलीमर क्यों खोल रहे हैं एनसीईआरटी पता है? बताऊं? मैं ये लिखूंगा 2024 में क्या क्वेश्चन आएगा, इसलिए एनसीईआरटी खोला मैंने। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें दिखा दूं नियोप्रीन कहां पे है, ये तो आप खुद भी देख सकते हो। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक। हाईलाइट, हाँ देखना, नियोप्रीन और पॉलीक्लोरोप्रीन इज फॉर्म्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन, ये तो पूछा है। हाईलाइटेड, मैं बता रहा हूं आपको 99% क्वेश्चन कृष्णा बैच की हाईलाइटेड पीडीएफ से आते हैं। एक दो लाइन ऐसी हो सकती है जो हाईलाइट ना की हो, हाईलाइट नहीं की होगी लेकिन पढ़ाई पक्का होगी, इस बात की गारंटी है। हाईलाइटेड तो कई बार क्या होता है इसमें से हट भी जाती है, लेकिन पढ़ाया पक्का होगा मैंने, ठीक। फिर इसके बाद देखो, अब लिखो काम की बात, लिखो क्वेश्चन कहां से आएगा 2024 में। ये जो लास्ट टॉपिक है ना, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, दो पॉलीमर होते हैं बायोडिग्रेडेबल, एक तो पीएचबीवी, ये देखो ये रहा पीएचबीवी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, यहां से क्वेश्चन आ सकता है 2024 में, ठीक। अब इसके अलावा एक आ सकता है आपका नायलॉन टू नायलॉन 6, ये दो हैं, ये दो क्या है आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। एग्जामिनर पूछ लेगा इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है या कौन सा नहीं है, तो दो ही बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आपके एग्जाम इसमें एनसीईआरटी में, पीएचबीवी और नायलॉन टू नायलॉन 6, यहां से आ सकता है। तो लिख लो बायोडिग्रेडेबल, हाँ ये भी ठीक है, ये सही लिख लिया। अब एक और लिखो, हो सकता है 2024 में आपसे मैच द कॉलम भी पूछा जाए। क्या मेरी जो सिक्स सेंस कह रही है वो ये कह रही शायद पॉलीमर के यूज से क्वेश्चन आए, कैसे? इस टेबल से। ये देखो पीवीसी के यूज यहां लिखे हैं, लिस्ट 1 बनाएगा, लिस्ट 2 बनाएगा, लिस्ट 1 में क्या लिखेगा? पॉलीमर्स लिख देगा। नीट 2024 का क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। नीट 2024 में आई थिंक पॉलीमर के यूज से क्वेश्चन आ सकता है और मोस्ट प्रोबेबली मैच द कॉलम आ सकता है। यहां पे लिख देगा आपके लिस्ट 1 में पॉलीमर्स के नेम या स्ट्रक्चर भी दे सकता है उसका, ठीक, या उसका मोनोमर यूनिट भी दे सकता है और सामने लिख देगा यूजेस। ये एक काम भी कर सकता है, यूजेस पे है ना 4-5 स्टेटमेंट दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, या कितनी करेक्ट है, 3 करेक्ट है 4 करेक्ट है, ये भी पूछ सकता है, जो नया पैटर्न मैंने आपको बताया था सेमिनार में, ठीक है ना, समझे ना मेरी बात। तो मैंने 2 पॉइंट बताए आपको पॉलीमर में, बस यहां से आ सकता है। 5th में को मैच करना आप, मेरे पॉइंट मैच किए नहीं किए भाई, 10-12 टॉपिक तो पक्का मैच करेंगे, ठीक। और क्लास स्टार्ट होने से पहले 10-12 क्वेश्चन हो जाए, और क्या चाहिए भाई तुम्हें जिंदगी में। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल फिर आ गया भाई। अब इसमें असर्शन रीजन है, असर्शन ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम बात करें 12th लेवल पे, आपने ग्राफ कैसे पढ़े हैं? आपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का ग्राफ पढ़ा है। एक्सोथर्मिक का ग्राफ तो आप एक्सोथर्मिक का ग्राफ आपका ऐसे बनता है और एंडोथर्मिक का ग्राफ आपका ऐसे बनता है, तो दोनों में ही एक्टिवेशन एनर्जी नॉन जीरो होती है। आपने इसके अलावा कोई ग्राफ नहीं पढ़ा ना। तो अकॉर्डिंग टू 12th क्लास, अकॉर्डिंग टू 11th-12th स्टूडेंट, असर्शन रॉन्ग है, ठीक। और असर्शन रॉन्ग तो एक ही ऑप्शन है, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, ठीक। सेकंड आंसर आ जाना चाहिए। अगर सही देखा जाए, बच्चों पे अगर एग्जामिनर दया दिखाए ना, तो ये आंसर आना चाहिए। अगर हम हायर लेवल पे जाएं, हायर क्लासेस में जाएं, तो रेडिकल रिएक्शंस होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ना हम पढ़ाते हैं, ठीक। तो रेडिकल रिएक्शंस जो होती हैं, जैसे ये, उसमें क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है, क्योंकि रेडिकल ऑलरेडी हाई एनर्जाइज मॉलिक्यूल होता है। तो यहां पे उसका ना ऐसे ग्राफ बनता है, ये आपका रेडिकल, यही इंटरमीडिएट है, यही रिएक्टेंट है भाई। आपका ये जो गैप था ना, रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट का ये प्रोडक्ट, यही तो एक्टिवेशन एनर्जी थी। ये गैप, ये वाला गैप, यही तो एक्टिवेशन एनर्जी थी। तो इसमें तो रिएक्टेंट ही इंटरमीडिएट है रेडिकल रिएक्शन में, तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है। तो अब एग्जामिनर पता नहीं क्या देगा, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ये सही है, ये तो इसकी स्टेटमेंट है, ठीक। तो एग्जामिनर अब आपका एक क्वेश्चन आंसर तो ये भी दे सकता है भैया, असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि असर्शन करेक्ट और रीजन करेक्ट करके नॉट एक्सप्लेनेशन यानी 4th आंसर दे देगा, और आई थिंक यही देगा जहां तक मुझे लग रहा है।
लेकिन एक पॉसिबिलिटी मुझे ये भी लग रही है, अगर एग्जामिनर थोड़ा इन डेप्थ इसको सोचे, भाई बोला उसने क्या बोला, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है, ठीक। अब जीरो क्यों है? क्योंकि यहां पे रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट की एनर्जी में कोई गैप नहीं है, इसलिए जीरो है, ठीक। वही तो बोल रहा है, जो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो यहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, रेडिकल है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, इसलिए तो जीरो है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर सकता है। अब एग्जामिनर का पता नहीं क्या देगा भाई। अब इस क्वेश्चन को मैं तीनों ऑप्शन छोड़ रहा हूं एग्जामिनर के ऊपर, बेस्ट जो बच्चों के लिए बेस्ट है वो ये देना चाहिए। ये किस किस ने सेकंड किया था? वेरी गुड, आपने तो भाई देखो आपकी तरफ, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा कभी, हमने नहीं पढ़ा कभी रेडिकल रिएक्शंस बच्चों को, तो हम ही नहीं सोच पा रहे, बच्चा कैसे सोचेगा? अब ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अब जो बच्चा किस हिसाब से देगा, पता नहीं किसका एग्जामिनर, किसका बैग भारी है? ठीक, आगे बढ़े। अब मैं इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए बोल रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले एम्स में, असर्शन रीजन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, सुनना आप, लिखना मत, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शनल वैल्यू। सही स्टेटमेंट है क्या? ऑर्डर नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल 1.5, 2.5 होता है, सही है। अब रीजन में मैं लिख रहा हूं ऑर्डर की स्टेटमेंट, यानी ऑर्डर की डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ। सही है, डेफिनेशन है इसकी। क्या लिखते हो? रेट लॉ ऐसे लिखते हो, k इंटू ए की पावर x और b की पावर y। ऑर्डर क्या होता है? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू जीरो भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, तो सही है। तो ये बात इसको एक्सप्लेन भी कर रही है, तो डेफिनेशन नहीं तो ये बात एक्सप्लेन की, पॉजिटिव है, जीरो या नेगेटिव है। तो इस यहां से जो एम्स ने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो उससे तो लग रहा है कि ये इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है। अब एग्जामिनर की मर्जी, बहुत सारे लोग इसको ये दे रहे हैं, कुछ लोग इसको ये दे रहे हैं, लेकिन ये चीज करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली बात सिर्फ मैंने एक्सप्लेन की है। अब मैं देखो, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं और इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, मैं खुद ही 3 आंसर पे एग्री कर रहा हूं। अब बच्चा कैसे करेगा यार? ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन एग्जामिनर को नहीं देने चाहिए। अब एग्जामिनर दिया तो मैं क्या कर सकता हूं? एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप बोलो ना भाई, अगर मैं ही एग्जामिनर हूं और मैं ही क्वेश्चन बना रहा हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं साफ साफ ये दूंगा, सेकंड वाला, क्योंकि बच्चे में इतना दिमाग नहीं है, रेडिकल रिएक्शन पे हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? मैं तो साफ साफ, अगर मैं एग्जामिनर हूं, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू दूंगा, क्योंकि बच्चे के हिसाब से सोचना, बच्चा पीएचडी करने थोड़ा आया है, या आप तो बच्चे को डाइवर्ट कर रहे हो कि तू एनसीईआरटी से बाहर भी पढ़। समझे कि नहीं समझे? आप एक खुद लिख रहे हो कि एनसीईआरटी कोर सिलेबस है और आप ही बाहर से पूछ रहे हो, तो यहां दिक्कत हो जाती है। ठीक, इसको इसके हालत पे छोड़ दे। नेक्स्ट गिवन क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसका आंसर बताओ वंश क्या आएगा? असर्शन करेक्टर, रीजन करेक्टर सबको पता है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं? क्या किया आपने? किया आपने करेक्ट एक्सप्लेनेशन? किस किसने किया है? आधी चीज इसमें डेल्टा जी तो अब सुनना मस्त मजा आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो, असर्शन करेक्ट है, कोई डाउट है क्या? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफ ई सेल होता है और डेल्टा जी एन पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही है, वह फॉर्मूला है। अब देखो, ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये हम जानते हैं, बिकॉज ई सेल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिव है। डेल्टा जी एक्सटेंसिव है, बिकॉज वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, रीजन सही है। अब ये फॉर्मूला उसने लिखा है, क्या ये रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है भाई? बताना एक बार, कैसे कर रहा है बता। मैं एक सेकंड, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, बिकॉज डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये रीजन आएगा। लेकिन अगर वो पहले जो पार्ट है सेल, हाँ हाँ, उसकी वजह से मतलब एफ कांस्टेंट हो गया, ई कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली नहीं है। तो वो तो ठीक है, लेकिन ये रीजन थोड़ा ही उसका, अगर ई इंटेंसिव नहीं होता तो डेल्टा, देख एग्जामिनर इसका भी दे सकता है ये रीजन, लेकिन देखो मैं एक चीज, एक कंडीशन और बनाते हैं। असर्शन ये लिखता हूं मैं, डेल्टा जी एक्सटेंसिव है, ठीक,
और रीजन में लिखता हूं डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल एंड डेल्टा जी डिपेंड अपॉन एन। अब बताओ आंसर क्या आएगा? असर्शन करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, और ये डिपेंड, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो 100% आंसर आता एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन इस कंडीशन में पूरा श्योर नहीं बोल पा रहे हैं, समझा? आज तक देख, असर्शन रीजन के क्वेश्चन में हमेशा डाउट रहेगा, चाहे कोई भी आ जाए, कितना ही बड़ा सेंस आ जाए, असर्शन रीजन के क्वेश्चन में 2 लोगों को टेबल पे बिठाओ, डाउट रहेगा। ठीक, अब जितने भी क्वेश्चन आज तक एम्स ने पूछे थे, एम्स सीधे सीधे पूछता था भाई डेल्टा जी एक्सटेंसिव है इसलिए एक्सटेंसिव है, ऐसे पूछता था। अब इसने देखना कितना कंफ्यूजन डाल रखा है, अभी तो डिबेट का पार्ट हो गया ना। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जाना चाहिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट नॉट एक्सप्लेनेशन। आंसर 4 कौन कौन करके आए ईमानदारी से बताओ? आप 4 करके आए हो, वेरी गुड, इतना सोच लिया था। अब कुछ कोचिंग इसका 3rd ही दे रहे हैं या मोस्ट ऑफ द कोचिंग 3rd दे रहे हैं, पता नहीं यार, मैंने तो ये दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब बात पता क्या है, मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, जब 4th इसका 3rd आंसर आ जाएगा ना, तो मुझे खुद के शब्द बदलने पड़ेंगे। ये भाई अब आप देखो, मुझे तो वही लग रहा है कि इसका 4th होना चाहिए। अब बताओ, एक चीज तो पहले 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐसे हो गए, डिबेट हो रही है। हमने मोस्ट ऑफ द टाइम पहले 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन में लगाया है, तो बच्चा कैसे लाएगा नंबर? पेपर का लेवल देख रहे हो कहां जा रहा है? केमिस्ट्री गेम चेंजर हो गया है। पहले बच्चे को लगता था कि फिजिक्स में भी मार्क्स आ जाएंगे तो हो जाएगा क्वालिफाई, अब केमिस्ट्री में कम आ रहे हैं। जो बच्चे फिजिक्स में कम आते थे ना, आज उसके केमिस्ट्री में कम आ रहे हैं। ठीक, देख लो क्या हालत है। आगे बढ़े, मेरे अकॉर्डिंग तो 4th जाना चाहिए, बाकी एग्जामिनर की इच्छा है। अगर मान लीजिए उसने 3rd दिया, तो मैं इतना आपको श्योर कह सकता हूं, मैं उसको एक्सप्लेनेशन लिख के दूंगा और मैं उसके ऊपर करेक्ट उसको चेंज करने के लिए अप्लाई भी करूंगा। वो आता ना आपका करेक्शन विंडो, वो भी अप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैं तो करूंगा, सारे करते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक, बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे होते हैं रिजल्ट मैनिपुलेट। अच्छा, ये कौन से क्वेश्चन, कौन से पिछले चैप्टर का लिख लिया था आपने? ये कौन से चैप्टर का है? ये तो हमने लिखा ही नहीं। केमिकल काइनेटिक्स का लिखो भाई, 58 लिख लिया था। 59 केमिकल काइनेटिक्स का क्या लिखोगे इसको? इजी टफ मीडियम बोलो, क्या लिखोगे इसको? डिबेटेबल ही है, टफ लिख दो, टफ लिख दो। अब सोल्व तो यही नहीं कर पा रहे हैं यार, क्लास में 3 आंसर बता रहे हैं, टफ ही हो गया। अब इसको क्या लिखोगे? थर्मो में लिखोगे या इलेक्ट्रो में? थर्मो में जाएगा, क्योंकि ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव और डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल वहां पे फॉर्मूला लिखा है। थर्मो में लिख दो या तो, और इसको लिख दो आप, ये मीडियम क्वेश्चन है, ट्रिकी हो गया ना, ये रॉन्ग भी जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी। अब इसमें क्या है, ये रिएक्शन है एल्कोहल की HX एसिड के साथ, तो बताओ भाई H प्लस किस पे अटैक करेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा ना? हाँ समझ गए, कल ही सिखाया था। ये गलत अटैक करवाते हैं लोग। ऑक्सीजन का लोन पेयर जाकर के H प्लस पे अटैक करेगा। जिसके पास कुछ है वो डोनेट कर सकता है। मेरी औकात नहीं है अंबानी को डोनेट करने की। अंबानी की खूब औकात है, मेरे को 20 करोड़ दे जाए कल आके, है ना? अंबानी हो सकता है मेरे को 2000 करोड़ दे जाए। ठीक, सही बात है कि नहीं है? ये तो देखो, अभी ये इसके ऊपर जब अटैक करेगा, आपको पता है यहां पे सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, ये बन जाएगा। और जब भी ये बनता है तो वाटर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वाटर यहां से लीव कर जाएगा। जैसे ही वाटर लीव करेगा, यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा कार्बोकटायन? सेकेंडरी कार्बोकटायन। सेकेंडरी कार्बोकटायन जैसे ही बना, उसने देखा बगल में क्या है? टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहां पे कार्बोकटायन बन जाएगा, और ये टर्सरी कार्बोकटायन स्टेबल हो गया। क्योंकि कार्बोकटायन जब भी बनता है क्या कराते हैं? रीअरेंजमेंट। तो ये फाइनल स्टेबल कार्बोकटायन बन गया। तो अब यहां पे आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ये Br लग जाएगा। कौन सा आंसर आएगा? टर्सरी ब्रोमाइड ये बन रहा। ये किस किस का ठीक था पेपर में? ये तो कर लिया होगा। ये तो कोचिंग वाले बहुत भयंकर पढ़ाते हैं यहाँ पे। कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट में ही 1.5 लेक्चर लगा देते हैं।
क्वेश्चन इतना इजी आता, वहां पता नहीं आपको क्या बताते, लोन पे रहा तो ये हो जाएगा, बेंजीन आ तो हो जाएगा, है ना। और क्वेश्चन देख लो कैसा आ रहा है, और ये भी पता नहीं कितने सालों में आया है। तो इसको आप रखोगे अल्कोहल वाले पार्ट में। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का क्वेश्चन है। डिहाइड्रेशन नहीं, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, अल्कोहल में एनएसआर का क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ऑर्गेनिक वन में नहीं दोस्त, कोचिंग के अकॉर्डिंग नहीं, अल्कोहल चैप्टर का क्वेश्चन है, एनएसआर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। इजी या टफ? मीडियम क्वेश्चन, क्योंकि बना के तो देखना पड़ा ना कार्बोकेटाइन, मेहनत करनी पड़ी, वही मीडियम है। जिसमें क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है वो मीडियम क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन तो वो है जैसे बायो का सीधा आता है, इजी क्वेश्चन का मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी, वो इजी क्वेश्चन है, ठीक। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट ये वाला स्टेट, ओ हो स्टेट ए यूनिट फॉर्म्ड बाय द, कंफ्यूजिंग नहीं, आसान है। तो ए यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू वन डैश पोर्शन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। सुनना, कहानी सुनो। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हम बचपन में ऐसे बनाते थे 9वीं क्लास में ना, ये सेल है, एनिमल सेल। सेल में पाया जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, और साथ में पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, और क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? डीएनए आरएनए होते हैं। तो डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं? डीएनए आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड किसका बनता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजिनियस बेस, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनियस बेस। तो ये जो आपका बेस है वो वन डैश पोजीशन से जुड़ेगा किसके? पेंटोज शुगर के। तो क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन न्यूक्लियोसाइड यानी ये जो बना इज लिंक्ड टू फास्फोरस एसिड एट 5 डैश पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी वी गेट न्यूक्लियोटाइड। क्या गलती कर दी इसने? फास्फोरिक एसिड से जुड़ेगा 5 डैश पोजीशन में, ना कि फास्फोरस। तो ये अस गलत आ गया, फास्फोरिक आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। समझे कि नहीं समझे? फॉस्फेट याद रखते हो आप? फॉस्फेट कहां से आएगा? फॉस्फेट आयन ये होता है, देखो दोस्त, ये फॉस्फेट आयन होता है, सबको पता है। PO4 3 माइनस कहां से आता है? H3PO4 से। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। बोलो, कोई डाउट नहीं है? तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। आंसर क्या आएगा? 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। अब ये कैसा क्वेश्चन है? बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, लिखो बायोमोलिक्यूल। इसको मीडियम क्वेश्चन लिखेंगे क्योंकि जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग किया। किस किसने रॉन्ग किया? ये वंश ठीक था क्या? ठीक था। ठीक किस किस का था? वंश का। और रॉन्ग? लो, रॉन्ग हो गया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। बला एनसीईआरटी कोई जरूरत नहीं बेटा, बायोमोलिक्यूल तो आपको खुद को आता है। आप तो बायो के बच्चे हो, खुद कर सकते हो बायोमोलिक्यूल्स। आजा भाई, पेज सीधा यही, और पेज भी यही खुल गया। लो, a unit formed by the attachment of a base to one dash portion of sugar is known as क्या? न्यूक्लियोसाइड। स्टेटमेंट 1 यही थी क्या? करेक्ट हो गई। नेक्स्ट, अब यहां से बढ़ो। when nucleoside is linked to phosphoric acid at 5 dash position a sugar moiety we get a nucleotide। यही थी क्या? स्टेटमेंट 2 में वहां पे क्या लिखा था? फास्फोरस। इन डेप्थ क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी का ये। वो बात ठीक है, तुम बायो के बच्चे हो, बायोमोलिक्यूल में इंटरेस्ट आता है और तुम्हारा ठीक हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। अब यही क्वेश्चन अगर जेईई मेंस के बच्चे को देगा ना, वो बोलेगा यार इतना टफ पूछ रहा है एग्जामिनर। क्योंकि भाई मैं खुद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूं, तो हमें बहुत पहाड़ लगते थे ये टॉपिक, लेकिन इनसे इंटरेस्टिंग और इनसे आसान टॉपिक ही नहीं है। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा मजा आता है इन टॉपिक को मेरे को पढ़ाने में। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आप देखना ये टॉपिक मैं लास्ट में पढ़ाता हूं। आप देखोगे मेरा पहले लेक्चर का जोश कम होगा, लास्ट लेक्चर का ज्यादा होगा, क्योंकि मेरे फेवरेट टॉपिक है। दुनिया क्या करती है? अपने फेवरेट टॉपिक पहले पढ़ाती है, मैं लास्ट में पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं पहले वो पढ़ाता हूं जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट में सभी कोचिंग वाले यही पढ़ाते हैं, पढ़ाते भी हैं आधा घंटा।
तो अपने तो 24 लेक्चर लगेंगे, मैंने बताया था आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो। ठीक है ना, देख रहे हो कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं देख रहे हो? क्या लिखा? मीडियम। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला क्वेश्चन यार असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पहले ये दिखा दूंगा कहां पे, एस ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं है, दिखाऊं? A metallic sodium dissolved in liquid ammonia giving a deep blue solution which is paramagnetic। देखो कोई भी मेटल, सोडियम छोड़ो, सोडियम के एक्सप्लेन कर रहा है, सोडियम लिखो, सोडियम लिख लो या एम लिख लो, है ना? तो सोडियम किस में जाएगा? Na+ में जाएगा और इलेक्ट्रॉन देगा। कोई भी एल्कली मेटल यार सीधा यही करेगी। ठीक, एम भी लिख लोगे आप, M+ में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा। इसको आपने डाला किसमें? लिक्विड अमोनिया में। ये लिक्विड अमोनिया में है। ठीक, अब अमोनिया क्या है? पोलर है ना। अरे अमोनिया पोलर मॉलिक्यूल है कि नहीं है? और पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलरिटी रहेगी, डेल प्लस डेल माइनस रहेगी। और पोलरिटी अगर रहेगी तो M+, हमारा सोडियम प्लस है जो M+, मेटल आयन जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसके कौन से पार्ट को अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव पार्ट को। तो ये इसको ऐसे सराउंड कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड अमोनिएटेड मेटल कैटायन। ये नेगेटिव पार्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक, सही है कि नहीं है? क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज है, समझे? अब जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? अमोनिया का मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट? पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट होगा ऐसे। दिस इज कॉल्ड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ये अकेला पड़ा है, ठीक, इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा सॉल्यूशन कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो सॉल्यूशन कैसा है? पैरामैग्नेटिक। सही स्टेटमेंट है। अब ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लाइट से, विजिबल रीजन से लाइट एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ लाइट। कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करते पढ़ते हैं ना हम। तो इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण इसका कैसा कलर आता है? ब्लू कलर आता है। सही है कि नहीं है? अब रीजन वाली स्टेटमेंट पढ़ो। द डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अमाइड के कारण ब्लू है। किसके कारण है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण। असर्शन राइट, रीजन रॉन्ग। आंसर फर्स्ट चैप्टर एस ब्लॉक। क्वेश्चन कौन सा? फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। एस एल्कली मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया का क्वेश्चन है। इजी या टफ? इजी है क्योंकि ये पहले भी आ चुका है ना। अब सर कहां से आया ये, कब आया? हमने तो देखा ही नहीं इसको। नहीं देखा ना? दिखा जाए। ये देखो, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं, एक सेकंड में तुम्हें दिखाता हूं। शुरू में जाना पड़ेगा ना, अभी तो वही चल रहा है आपका। बिल्कुल स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। देखो एस ब्लॉक में आ जाओ, अल्कली मेटल्स में। मैंने पिछली बार बहुत जोर देके बोला था कि ये टेबल से मैच द कॉलम आएगा। अगर आपने मेजर टेस्ट किसी ने किया वहां पे क्वेश्चन भी डाला था, लेकिन ये नहीं आया। मैंने पता क्यों डाला था? क्योंकि जेईई मेंस में आ चुका है। और इसमें अगर आप ना इसका वेवलेंथ से क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें साथ में आपको फिर वो याद करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तब बता दूंगा। मैंने पिछली बार बोला लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया। फिर भी एस ब्लॉक के 2 क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन इजी, दूसरा टफ। ये रहा सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। देखो द ब्लू कलर, सबसे पहले ये देखो ये क्या लिखा है? द अल्कली मेटल डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सॉल्यूशन व्हिच आर कंडक्टिंग इन नेचर। नेक्स्ट, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। उसने क्या लिखा? अमाइड के कारण। रॉन्ग हो गया ना? which absorb energy in the visible region of the light and thus impart blue color to the solution. Next, the solution are paramagnetic and on standing, बस इतना पढ़ो। क्या है ये? पैरामैग्नेटिक होते हैं। और थोड़ी देर सॉल्यूशन अगर छोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी और अमाइड फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो पैरामैग्नेटिक कलर में पैरामैग्नेटिक है, असर्शन हो गया। डीप ब्लू कलर है, किसके कारण? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण। ये रीजन वाली स्टेटमेंट हो गई। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, हाईलाइटेड है कृष्णा बैच की। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, ये किस किस का ठीक था? ये तो आसान क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अगर एनसीईआरटी पढ़ी एक झटके में कर दिया होगा। इसने पूछा होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, होमोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक। होमोलिप्टिक जिसमें सारे लिगेंड सेम है,
हेटेरोलिप्टिक जिसमें लिगेंड्स डिफरेंट है। तो होमो मीन्स सेम, तो सेम लिगेंड देख लो किसमें है। तो पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, अमाइन आ गया, कार्बोनेटो, दो लिगेंड आ गए, तो क्या हो गया हेटेरोलिप्टिक। ये आंसर नहीं है। ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, अमाइन आ गया, एक्वा वाटर आ गया, दो लिगेंड आ गए, हेटेरोलिप्टिक है। पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, तो ट्राई ऑक्जेलेटो ये होता है ट्राई ऑक्जेलेटो, बाइडेंटेड लिगेंड है, ये एल्यूमिनियम और बाहर ये पोटेशियम, तो लिगेंड कितने आ रहे हैं, सिंगल लिगेंड है। ठीक, एक ही लिगेंड है तो क्या है होमोलिप्टिक है। नेक्स्ट डाई अमाइन क्लोरिडो नाइट्रिटो, तीन तीन लिगेंड है, हेटेरोलिप्टिक। आंसर थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टॉपिक होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, लेवल इजी। लिख लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का इजी क्वेश्चन है। देखो मैं और दिखाता हूं आपको, आ जाओ भाई, ये रहा, ये देख लो नोमेनक्लेचर से पहले होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, complex in which a metal is bound to only one kind of donor atom, donor group is known as homolyptic. Complex in which a metal is bound to more than one kind of donor group known as heterolyptic complex. समझे कि नहीं समझे? डायरेक्ट लाइन, बस उसने क्या किया, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं लिखा, फॉर्मूला नहीं लिखा, उसने आईयूपीएसी नेम भी यूज कर लिया। क्या बच्चा आईयूपीएसी नेम देख के क्या कॉम्प्लेक्स बना सकता है? लेकिन अच्छी बात यह बनाने की जरूरत नहीं है, आप लिगेंड का नाम देख के बता सकते हो उसमें लिगेंड कितने हैं। अगर एक ही लिगेंड कॉम्प्लेक्स में होमोलिप्टिक, एक से ज्यादा टाइप है तो हेटेरोलिप्टिक। अब ये मत बोलना सर टफ क्वेश्चन हो गया, आईयूपीएसी भी आ गया। ठीक, समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ जाए भाई। और नेक्स्ट, ओ हो, ये क्वेश्चन तो भाई अमेरिका से साइंटिस्ट बुलाने पड़ेंगे। अमंग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन एक्ट एज लुईस एसिड, बताऊं क्या? BF3। आंसर 1। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का या फिजिकल का? फिजिकल का। कौन से चैप्टर का? आयनिक इक्विलिब्रियम का। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोनों एक साथ है, आयनिक और केमिकल। इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन है, इजी या टफ? टाइप लुईस एसिड का क्वेश्चन है, लुईस एसिड बेस का, लुईस एसिड बेस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में दिखाऊं क्या? बोलो दिखाऊं क्या? है एनसीईआरटी में? कहो तो दिखा दूं। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी का। बोल फिजिकल की एनसीईआरटी मत पढ़ना तुम लोग, क्योंकि हमें पढ़ानी नहीं आती है, यही बात ना। फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में आयनिक इक्विलिब्रियम में लास्ट पैसेज जो दिया है चैप्टर में, वो मैं क्लास में सोल्व कराऊंगा आपको। आपको ये पता चलेगा कि फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में कितनी गहराई है। वहां मैं एक असर्शन रीजन कराता हूं हर बार बच्चों को। अभी आया नहीं है, लेकिन ऐसे ही एम्स एग्जाम बनाता रहेगा ना, जल्दी टपक जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाए। ये देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 60 ओम। द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इज G स्टार पूछ रहा है। क्या होता है G स्टार? इक्वल टू K इंटू R, सॉरी K इंटू R। K कितना देगा? ये K है, ये R है। कैलकुलेशन करें, 0.0210 गुना में 60, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। क्यों दशमलव कितना आएगा मैं नहीं देख रहा, मुझे दिख रहा आंसर। दशमलव देखने की जरूरत है क्या? क्यों देखना, 126 एक में ही दिख रहा है। नहीं समझे यार। सही है ना? आगे बढ़ जाए। आंसर 1 आ गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी टॉपिक का क्वेश्चन है, या कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर एनसीईआरटी में पढ़ोगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये टॉपिक का नाम है। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड से आदमी बुलाने पड़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? द रिलेशन बिटवीन nm इक्वल टू द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिक क्वांटम नंबर m फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर l। एक बात बताओ, देखो
m की वैल्यू क्या होती है, -l से लेके +l तक होती है, हम ये पढ़ते हैं। जैसे l अगर 2 आ जाए ना, इसका मतलब क्या हो गया, m की वैल्यू कितनी हो गई, -2 से लेके +2 तक, यानी -2 भी होगी, -1 भी होगी, 0 भी होगी, +1 भी होगी, +2 भी होगी। l वैल्यूज ये, l ये कितनी हो गई, नंबर ऑफ m की वैल्यूज 2l हो गई, और एक 0 भूल रहे हो, +1। ये फॉर्मूला तो आप रट के जाते हो, लेकिन एग्जामिनर ने उस फॉर्मेट में पूछा ही नहीं, और बच्चे ऑप्शन देखते ही घबरा जाते हैं। किसने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, ईमानदारी से बताना। अरे l की वैल्यू फाइंड आउट करनी, nm-1/2, कौन सा आंसर आ गया, 3rd। अब बताओ किसने नहीं किया था, टफ था क्या बेटा, बोलो भाई टफ था क्या, किस का गलत हुआ, गलत हो गया। देखो कुछ भी क्वेश्चन नहीं, अरे ये तो वैसे ही रट के जाते हो आप, और रटना भी क्यों, देखो मैंने रटवाया क्या, पढ़ाते टाइम तो मैं रटवाने का बिल्कुल नाम ही नहीं लेता हूं, और अभी भी नहीं रटना अपने को, बस मैं तो यहां से मैं तो ऐसे याद रखता हूं। फिर ये फॉर्मूला मेरा बन गया, फिर मैंने एल की वैल्यू इस फॉर्मेट में लिखा हुआ, ये आंसर 3rd आ गया। चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक कौन सा है, क्वांटम नंबर्स, टॉपिक है क्वांटम नंबर्स, लेवल टफेस्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, मीडियम लिख लो चलो, या इजी लिखोगे जो आपका मन करे। अरे यार है तो इजी, बस उसने ऑप्शन से डरा रखा और कुछ नहीं है, कर लोगे, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन दिखाऊं आपको एनसीईआरटी में कहां पे है, ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला भी दिखाऊं क्या, पक्का देख लो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, दिखाऊं, नहीं फिजिकल केमिस्ट्री का दिखाना पड़ेगा ना यार, क्योंकि फिर वो फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं ना, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का तो भाई एनसीईआरटी से इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वांटम नंबर्स कहां से आगे है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, तो लास्ट का टॉपिक आ गया है तो ना, इसे मुझे ऐसा लग रहा है इस बार पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ सकता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, काफी दिन हो गए ना आए हुए। एक ये लाइन, ये जेईई मेंस ने पूछ ली, ये वाला नीट ने नहीं पूछी, पता नहीं क्यों, कितनी बढ़िया लाइन है ये वाला ना ऑर्डर जो है, ये सिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लेना ये क्या है। ये देखो मैंने सारी हाईलाइट कर रखी है, अब कहां गया है यार वो, देयर आर, ऐसे लिखा मिलेगा, देयर आर 2l+1 वैल्यूज ऑफ 4m, देखो कहां भी दिख रहा है, कहीं ऊपर होगा, देयर आर, जहां तक मेरे को याद आ रहा है यही स्टेटमेंट। अच्छा ये जो पैसेज है ना, इसे 4 स्टेटमेंट आई थी नीट 2022 में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, हम आपको नेक्स्ट उसमें कराऊंगा 2022 वाले पेपर में। अब कहां गया n+l की वैल्यूज, इससे भी ऊपर है, नहीं ऊपर मिलेगा ना, ये आ गया मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो, फॉर एनी सबसेल डिफाइंड बाय l वैल्यू 2l+1 वैल्यूज ऑफ ml आर पॉसिबल, हाईलाइटेड है, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं आता फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ता हूं, 40 की उम्र के बाद पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझे, वही पढ़ सकता जो तो कंटिन्यूअसली पढ़ाई के टच में रहेगा। वंस आज मैं दिन में आपके पास आया था लाइब्रेरी में, ये लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, मैं आऊंगा मेरे ख्याल में 11:45 बजे, फिर सेकंड टाइम 2:15 बजे, आपने लगभग 2-2.5 घंटे पढ़ाई जब तक करी ना, मैं ऊपर बैठ के एक नॉवल पढ़ गया, एक नॉवल पढ़ दी मैंने बीच में 2 घंटे में जब ये पढ़ रहे थे, और बीच में ब्रेकफास्ट भी कर लिया, फोन में आए, फोन भी अटेंड कर गया। पढ़ने की ललक अगर आप में होगी ना, पढ़ने की आप में इच्छा होगी तब पढ़ पाओगे, इच्छा ही नहीं होगी तो कैसे पढ़ पाओगे। और वो आदमी तो मैं उसको बिल्कुल मूर्ख मानता हूं जो ये बोलता है एनसीईआरटी मत पढ़ो, बिल्कुल प्योर गधा हो। तो सारी दुनिया आईएएस बोल रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ो, टॉपर नीट जेईई में ना आईआईटी एडवांस के बोल रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ो, तू कौन है भाई मना करने वाला एनसीईआरटी मत पढ़ो, गलत बात है ना। चलो कोई बात, आएगी अकल आएगी, तुम पढ़ लो यार, छोड़ो दुनिया को, आगे देखो। ओहो ये शानदार क्वेश्चन है ना, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग, कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें पता क्या करना है, बताओ क्या करना है, वेरी गुड। अरे सीओ कर कीटो ग्रुप दिख गए, ZnHgHCl दिख गया, कलीमेंसन रिडक्शन है यार, क्या करता है कलीमेंसन रिडक्शन सीओ का, डायरेक्ट CH2 में बदल देता है, आ गया आंसर, ठीक।
तो यानी यहाँ पे ये CH2 कर दो, तो यहाँ पे दोनों ये इथाइल ग्रुप हो गए है ना। कौन सा आंसर आएगा? थर्ड वाला आ गया। ठीक, अब इसके बाद थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? कार्बोनिल कंपाउंड का। कहां से आया है? रिडक्शन लिख लो या नेम रिएक्शन लिख लो। कलीमेंसन रिडक्शन से, कलीमेंसन रिडक्शन ही लिख लो ना सीधा, जब नेम रिएक्शन से ही आ रहा है, ताकि ये भी याद रहे कलीमेंसन का आ चुका है। कलीमेंसन रिडक्शन से आया है। इजी या मीडियम या टफ? इजी लिख लो, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। ये आ गया भाई आपका अच्छा क्वेश्चन। कौन से चैप्टर का है? हाइड्रोजन का। हाइड्रो नोट करेक्ट पूछा आपसे, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला, हाइड्रोजन इज ए रिड्यूस टू हैवी मेटल ऑक्साइड्स टू द टू मेटल्स। जो हैवी मेटल्स होती है ना डी एंड पी ब्लॉक की, जैसे आपके कॉपर आ गया, एजी आ गया, SnPb, निकिल है, इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। पता क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे लिथियम आता है, फिर सोडियम, पोटेशियम, ये सब आते हैं, बीच में हाइड्रोजन आता है, और इससे ऊपर जाओगे यहाँ पे कॉपर आ गया, एजी आ गया, और सब निकिल वगैरह, और यहाँ पे सबसे ऊपर F2 आता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे वाला एलिमेंट अपने ऊपर वाले एलिमेंट के ऑक्सीडाइज फॉर्म को रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे जो हैवी मेटल्स आ गई, इनके ऑक्साइड को इजीली हाइड्रोजन रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? सही स्टेटमेंट हो गई। और वैसे भी एनसीईआरटी में डायरेक्ट भी लिख रखा है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक, नेक्स्ट, हैवी वाटर इज यूज्ड टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। ये भी स्टेटमेंट सही है। D2O जो है ना, वो रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी में यूज होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम ऑयल्स। ये तो ऑर्गेनिक में पढ़ते ही है डायरेक्ट, लेकिन हाइड्रोजन चैप्टर की लाइन नहीं है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की। नेक्स्ट, ये खास है, द HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोवेस्ट एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। बताओ, HH कोई भी सिंगल बॉन्ड बनता है, हमारी पीरियोडिक टेबल का कोई एलिमेंट आप उठा लो, तो जो एलिमेंट, जैसे मान लीजिए A एलिमेंट है, तो इसका सिंगल बॉन्ड बना, तो इसका हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बाकी सभी सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है, चाहे कोई भी बन रहा है। जैसे आप मान लो ये बोलो सर HHF Cl2 से कंपेयर करो, Cl से, इससे स्ट्रॉन्ग है, FF से भी स्ट्रॉन्ग है, Br से भी स्ट्रॉन्ग है। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड बनते हैं ना मॉलिक्यूल्स में, तो उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होता है? H2 मॉलिक्यूल का। तो हाईएस्ट एनर्जी आना चाहिए था, लोवेस्ट लिख दिया, गेम खेल गया आपके साथ। रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर रिएक्टिव देन आयरन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अरे, रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन, यानी आयरन से नीचे कौन सी आएंगी? जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, यानी फर्स्ट डे एंड सेकंड डे की मेटल्स। एल्यूमिनियम मेटल, ये तो क्या है? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल देखो कहां आ रही है? फर्स्ट डे, सेकंड डे, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह सारी हाइड्रोजन से नीचे आ रही। जिंक भी नीचे आएगा इससे। तो इनको रिड्यूस कर पाएगा क्या हाइड्रोजन? इनके ऑक्साइड को नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो नीचे वाला एलिमेंट होता है वो ऊपर वाले के ऑक्सीडाइज फॉर्म को रिड्यूस करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। तो कौन सी रॉन्ग है? डी एंड ई। आंसर क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। बोलो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसको, इसमें एलिमिनेशन थोड़ा मुश्किल था। देखो, डी ऑप्शन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ई ऑप्शन यहां भी है और यहां भी है। थोड़ा सा मुश्किल था, मतलब अब कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में भी किया होगा। A B C करेक्ट है। किस किस ने किया? ईमानदारी से बताना। फंस गया ना? देखो, 3 फंस गए। तो मैं बोलता हूं आपको अंडरलाइन। मैंने क्या किया? आप मेरे से क्या सीख रहे हो? आप मेरे से यही तो सीखो कि मैं नॉट करेक्ट को अंडरलाइन क्यों कर रहा हूं। आप क्या सीखने आए हो मेरे से? कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा मैं आपको, क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, किस क्वेश्चन को पहले करना है, किसको बाद में। जिस क्वेश्चन के आगे मैंने इजी लिखा उसको पहले अटेम्प्ट में करना होता है, मीडियम लिखा उसको दूसरे अटेम्प्ट में, टफ को लास्ट की 15 मिनट में। तो ये क्वेश्चन कहां जाएगा? इजी, मीडियम, टफ में? इजी। ठीक था, गलत करके यार बोल रहा इजी में जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए इजी लग रहा तेरे को। ये मीडियम से टफ में जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो हाइड्रोजन चैप्टर का क्वेश्चन है, यूजेज से आया है, हाइड्रोजन के यूज से और D2O के यूज से। हाइड्रोजन के यूज है और D2O के यूज है। एस ब्लॉक के यूज आ गए, हाइड्रोजन के यूज आ गए। नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर P ब्लॉक के यूज पूछ सकता है,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशन पूछ सकता है। ठीक, समझे कि नहीं समझे? अब देखो एक बार देख भी लेते हैं इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोला सर हमें तो बोल दिया जाता हाइड्रोजन तो ये आसान चैप्टर है, उसमें कुछ नहीं है। अब देखो हाइड्रोजन कितना आसान चैप्टर है ना। बोला हमने केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा दिया, हो गया चैप्टर। ये देखो ये आ गया। पहले ये पढ़ो, केमिकल प्रॉपर्टी, द एचएच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज द हाईएस्ट फॉर ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। उसने क्या लिख दिया? लोवेस्ट लिख दिया। तो ये चीटिंग कर रहा है एग्जामिनर आपके साथ, क्योंकि ये स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे ना पेपर में प्रेशर इतना होता है आपका ध्यान ही नहीं जाता। वर्ड्स के साथ खेल रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कहीं पे नोट फंसा देगा, कहीं पे हटा देगा, तो वर्ड्स के साथ खेल रहा है। तो हाईएस्ट पे ध्यान ही नहीं गया जिस बच्चे ने, उसको सही माना होगा उसको। तो इतना डीपली एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा बेटा। एनसीईआरटी नहीं, इन डेप्थ एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक, वो मैं करा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। कहीं घबरा रहे हो, ऐसे कौन पढ़ेगा, नीट ही छोड़ देंगे इससे अच्छा। तो नेक्स्ट देखो, ये वाली स्टेटमेंट हो, द लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ हाइड्रोजन इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, ये नहीं है। डाइहाइड्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सोयाबीन, कॉटन। ये स्टेटमेंट थी एक, यूजेस है हाइड्रोजन के। सेकंड पॉइंट से आया है। और देखो और कहां से आया है, इन मेटलर्जिकल प्रोसेस इट इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स। पहली स्टेटमेंट यही थी। इसके अलावा कितनी स्टेटमेंट होगी? 3। और कहीं पे कोई स्टेटमेंट यहां पे है क्या? 3 हो गई। इसके अलावा और कौन सी थी? एक वो उस वाली थी, वो तो स्टेटमेंट ही गलत थी, वो तो इसमें मिलेगी नहीं। जो ई वाली थी वो तो मिलेगी नहीं ना, स्टेटमेंट ही गलत है। अब नेक्स्ट आ जाओ, D2O वाला कहां है? पिछली बार मैंने चिल्ला के बोला हार्डनेस ऑफ वाटर से क्वेश्चन पूछ ले, हार्डनेस ऑफ वाटर से क्वेश्चन पूछ ले। और एक क्लास में ये बोला था कि D2O से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन D2O से एक स्टेटमेंट आई, प्योर क्वेश्चन नहीं आया। 2 पॉइंट मैंने बच्चों को बोले थे, हार्डनेस ऑफ वाटर और D2O क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने पिछली बार हार्डनेस ऑफ वाटर बोला है, नहीं आया, तो इस बार फिर बोलूंगा आ सकता है। लिखो हार्डनेस ऑफ वाटर से क्वेश्चन आना चाहिए। क्या आएगा वो पढ़ाते टाइम करा दूंगा। अब देखो एक स्टेटमेंट ये थी, इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड इन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। यही लिखा था क्या? प्योर एनसीईआरटी की लाइन है। कुछ लाइन तो उसने ऐसी भी पूछी जो मैंने भी अंडरलाइन नहीं कर रखी। देख रहे हो कितना स्मार्ट हो गया है। लेकिन इस बार रगड़ देंगे, ठीक, छोड़ेंगे नहीं इनको भी। पेपर में पूछ लूंगा, कहीं ना कहीं तो रिवाइज करा ही दूंगा। अब नेक्स्ट आ जाओ वापिस, ये वाला क्वेश्चन 17वां। ये पिछले 2-3 साल से एग्जामिनर का पता नहीं क्या दिमाग चल रहा है, परसेंटेज प्योरिटी पे क्वेश्चन फिक्स आ रहा है। क्वेश्चन आसान ही आ रहा है, ये तो आसान है। पिछली बार का तो बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, 2021 में बहुत अच्छा आया था। अब ये देखो क्या बोल रहा है, राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज। भाई 20% प्योर है, बाकी तो कचरा है। तो 20 ग्राम का प्योर पार्ट कितना हुआ? 20% ऐसे ही लिखोगे, कितना आया? 4 ग्राम। अब 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100, तो 100 से डिवाइड कर दो 4 को, कितने मोल्स आ गए? 0.04 मोल। हमेशा क्वेश्चन मोल में सोल्व करना, कभी मास में नहीं करोगे। मास में जिसने किया वो फंस गया, गलत होगा क्वेश्चन। ये मैं सिखाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट में, पहले दिन यही बात बताऊंगा। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले इसका 1 मोल कितना दे रहा है CO2 का? 1 मोल 0.4 मोल कितना, 0.04 मोल कितना देगा? 0.04 मोल। यूनिटरी मेथड है, एक नियम। तो 0.04 मोल मास ऑफ CO2। CO2 का 1 मोल का मास कितना होता है? 44 ग्राम। तो 44 चौका 176। बोला सर इतना फास्ट कैसे? अरे 40 चौका 160 और 16 176 होते हैं। ऐसे चलता है मेरा दिमाग, मन ही मन। 160 + 16 ऐसे 176 होता है, 44 चौका। मन में ये चलता है मेरे। ये नहीं पढ़ा था, A + B नहीं करना सीखा था, ठीक, वो वाला नहीं, मोदी जी वाला A + B का होल स्क्वायर, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता हूं। ठीक, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन होगा? इसको आप मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लिखो, और इसको हम मीडियम क्वेश्चन लिखेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थी। फर्स्ट उसमें नहीं करेंगे हम इसको, फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट में जाएगा, मीडियम क्वेश्चन लिख दो। मोल कॉन्सेप्ट का परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन लिख लो।
कि परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन आया। नेक्स्ट 71 देखो, अब इसमें कितनी बढ़िया बात है, ए और बी बना के दे दिया तो सीधा इसी से पूछ लेना गुरु। देखना क्या कर रहा है, पहले ये दिया, ये खुद नहीं बना दिया प्रोडक्ट HCN के साथ रिएक्शन करा के, फिर इस पे रिएक्शन पूछ रहा तो इसको हटा ही देना, बच्चे को क्यों डरा रहा है, डरा ही तो रहा है और क्या कर रहा है, उसका काम ही क्या बताइयो। अब से ये पूछा क्या बनेगा, इस पे जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे, जब भी साइनाइड आ जाए उसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराई, CN को COOH बनाते हैं, तो COOH बना दो, COOH। अब ये है आपका OH, साथ में हीट कर रहा है, तो अल्कोहल को जब एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं डिहाइड्रेशन होता है, तो डिहाइड्रेशन करो OH और यहां से H+ जाएगा, क्या बन जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ गया है, सेकंड। कौन से चैप्टर में रखें इसको, वैसे तो ये अल्कोहल का भी है, डिहाइड्रेशन हो गया, और वैसे देखा जाए एसिड फॉर्मेशन का भी है, कहीं रख लो आप, ये लिख दो इसको अल्कोहल का भी है और उसके नेक्स्ट चैप्टर का भी है, दोनों के हिस्से 50-50% है, क्योंकि दोनों का रोल आ रहा है ना, एसिड फॉर्मेशन हो रहा है और डिहाइड्रेशन अल्कोहल का हो रहा है। वैसे प्योर अगर लिखो कार्बोनिल कंपाउंड का लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक। इजी मीडियम टफ क्या लिखा जाए, मीडियम लिख लो, इस बार जोश में बोला है, लिख ले मीडियम लिख ले, ठीक। डिहाइड्रेशन, बस डिहाइड्रेशन का लिख लो यार, क्या लिखोगे स्कोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई साहब मैं नीचे से 2-4 लोग बुला के लाऊंगा ताकि इस क्वेश्चन को कर दे, ठीक। मैं उन लोगों को बुला के लाऊंगा जिन्होंने IPSC, आइसोमेरिज्म, GOC में बहुत जोर लगाया है, आओ भाई क्वेश्चन सोल्व करना, अपना बात करो। द नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड बताने यार पीरियड में, ये देखो अब ये है, अब यहां पे पीरियड में लोन पेयर आता है, ठीक। तो यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 6 सिग्मा बॉन्ड तो रिंग में हो गए और 5 कार्बन हाइड्रोजन के हो गए, कितने हो गए सिग्मा, 11 सिग्मा, पाई कितने 3, लोन पेयर कितना, आंसर 1। ये किस किस का ठीक था, ये तो सबका ही ठीक होगा। अब सुनो, कुछ बच्चे पेपर में जाके ना दिमाग लगाते यार इतना आसान थोड़ा पूछेगा, यहाँ पे पक्का है एक हाइड्रोजन रहा होगा, आता दिमाग में पेपर में, किस किस क्या आता है ईमानदारी से बताना, आया था ना दिमाग में, वो देख उस बच्चे के 580 मार्क्स है, उसके भी दिमाग में, मतलब पेपर में ऐसा होता है इतना इजी कैसे आ गया, या आया हुआ ना तेरे दिमाग में, और फिर सोचने लगते हैं हम, और पेपर में इतना मतलब प्रेशर होता है, हम ये सोच ही नहीं पाते कि यार यहाँ पे हाइड्रोजन पीरियड में कभी आता ही नहीं है। अब देख आज के बाद ये गलती नहीं करोगे आप, बताऊं कैसे, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2s2 2p3, ये होता है। अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है किसी के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ या कार्बन के साथ या किसी और के साथ, अगर 3 बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बना रहा है या पाई बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो इसके पास एक लोन पेयर हमेशा रहेगा। 2 4 2 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट यानी है, बोल वंस, सही है ना। अब अगर आपने देखा होगा नाइट्रोजन कई बार है ना ऐसे 4 बॉन्ड बना लेता है, जैसे ही नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा ना, ये लोन पेयर डोनेट करेगा किसी को, जैसे H+ को अगर डोनेट किया, NH4+ बनता ना ऐसे, ये एक H+ को डोनेट किया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो जब उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सीधे सा हिसाब है 4 बॉन्ड बनाएगा, बस सिग्मा छोड़ो 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर वो न्यूट्रल है तो 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर बनाएगा। अब तो गलत नहीं होगा आगे से ऐसा, और मैंने देख किससे सिखाया, ऑर्गेनिक समझते हो आप इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है, पूरी इनऑर्गेनिक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई चीज टफ नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कराऊंगा। अब मैं आपको ये पता क्यों बता रहा हूं, अगर मान लीजिए पायरोल का क्वेश्चन पूछ लिया, पायरोल ये होता है, तो पायरोल में गलती आप ये करोगे, यहां पे फिर एक हाइड्रोजन लगाना भूल जाओगे। क्यों, देखो नाइट्रोजन के पास क्या एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर है तो 3 बॉन्ड होने चाहिए उसके पास, तो ये बॉन्ड दिख नहीं रहा, तो यहां पे एक हाइड्रोजन लगा है, ये गलती नहीं करनी, नहीं समझे, बोलो। अब जैसे मान लीजिए एग्जामिनर ये लिख के दे दे आपको ऐसे, चलो इसको हटा ही देता है, यहां पे अब बताओ क्या है, एक तो लोन पेयर है इसके पास और एक हाइड्रोजन है, न्यूट्रल जब भी है एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड मिलेंगे। अगर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है इसका मतलब उसके पास 4 बॉन्ड है, वो कैसे भी हो सकते, उसमें पाई वाई भी आ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पाई ऐसे आ जाए ऐसे बना दो, ये 4 बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब पक्का पॉजिटिव चार्ज है,
नाइट्रोजन अगर न्यूट्रल है तो एक लोन पेयर, बाकी 3 बॉन्ड। वो कैसे भी हो सकते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, ऐसे देखो ये आता ना, ऐसे भी आ सकता है, ये HCN हो गया, सही है ना, क्लियर हुआ। इतने बेसिक से पढ़ाऊंगा, इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कितना गेम है। अगर ये 4 चैप्टर में सिखा दूंगा और तुम इन चीजों को फिर धड़ाधड़ करोगे, जो तुम्हें डाउट पेपर में डाउट आते हैं भाई छोटी छोटी चीजों के, मतलब इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 2 आया है भाई, आप लिखते हो ना ऐसे, जैसे किसी के ऊपर, जैसे ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आप तोड़ते हो, बोला ये 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, बोला इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ये तोड़ते हो आप ऐसे, मान लीजिए ये तोड़ा आपने, ठीक, ये H+ गया, तो यहां पे बोलोगे ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आया, लोन पेयर कैसे आया, बोला इलेक्ट्रॉन 1 जा रहा है, नहीं चार्ज -1 आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दिखा रहे हैं, आते ना ऐसे डाउट, ये सारे क्लियर करूंगा मैं। अभी बताऊं, अभी बताऊं, देख ध्यान से सुनना, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एक तो ऑक्सीजन का है, एक हाइड्रोजन का है, यहां पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और इधर इसका एक ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है, एक इस इधर कार्बन जो होगा उसका है, ठीक। अब जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, देखो अगर मान लीजिए ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, ये है होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, तो आपको पता है भाई यहां पे ऑक्सीजन का लोन इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन के पास ही आ गया, तो कोई चार्ज नहीं आएगा, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले गया। लेकिन अगर हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में जाता है ऐसे, तो इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, तो ऑक्सीजन के पास क्या आया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे आता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या नेम है, लक्ष्य, मैंने और लक्ष्य ने क्या किया, पार्टनरशिप की 1-1 रुपए की, आगे आ, इधर आ, अब देखना आप, इधर आ जा, लक्ष्य ने, ये हमारे बीच में पार्टनरशिप हो गई 1-1 रुपए की, ठीक, और लक्ष्य था कमजोर, है ना, अपना 1 रुपया छोड़ के पार्टनरशिप छोड़ के निकल गया, तो 2 रुपए किसके पास रह गए, मेरे पास। तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे कितने हुए, 1 हुआ ना, मैं 1 तो मेरा ही था, मेरे पास लक्ष्य वाला 1 रुपया एक्स्ट्रा आया ना, तो वो -1 मेरे ऊपर आ रहा है चार्ज। तो ऐसे ही इस पार्टनरशिप में, इस बॉन्ड में से हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है सिर्फ, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज -1 है। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा ना, फिर -2 आएगा, कोई 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, फिर -3 चार्ज आएगा, समझे, ऐसे बेसिक से करेंगे। नेक्स्ट देखो, साथ में ये भी चल रहा है भाई, मास्टर ठीक पढ़ा लेता है क्या, इस चैप्टर, इसको कौन से चैप्टर में लिखोगे क्वेश्चन को, ऑर्गेनिक का चैप्टर 1 बेसिक में लिख लो इसको, ठीक। और क्वेश्चन इजी लिख दो या टफ, इजी, फिर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब टाइम हो गया भाई, बस 75 तक कर ले, बाकी कल कर लेंगे। Which of the following reaction will not give primary amine as the product? ये रिएक्शन दे रखी है, आइसोसाइनाइड का जब आप रिडक्शन कराते हो क्या बनता है, सेकेंडरी अमीन, ये नहीं देगा आंसर 1, सोचना ही नहीं है, क्यों सोचना आगे। अब नेक्स्ट देखो, अमाइड है, अमाइड का रिडक्शन करो, अमाइड सीधा अमीन बनाएगा, प्राइमरी अमीन, ठीक, CH3CONH2 Br2KOH के साथ, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, अमाइड की रिएक्शन कराते हैं Br2KOH के साथ, तो बीच का CO गायब कर देते हैं, प्राइमरी अमीन बन जाता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक। पिछली बार मैंने चिल्ला चिल्ला के बच्चों को बोला था कि होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आएगी, आई, लेकिन ऑप्शन में प्योर नहीं आई, इस बार देखो प्योर आएगी, कौन सी, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन 100% आएगी, 24 में लिख लो। नेक्स्ट ये वाला साइनाइड है, साइनाइड का रिडक्शन करोगे क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन बन जाएगा, बोलो कोई डाउट है क्या। तो इनमें तीनों में प्राइमरी अमीन बना, पहले में नहीं बना। अमाइन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सारी रिएक्शन दे रखी हैं, इजी क्वेश्चन बोलोगे टफ, आप बताओ यार इसमें क्या है, ये इजी है, और ज्यादा इच्छा हो रही है पेपर में टाइम लग रहा तो मीडियम लिख लो भाई, लिख सकते हो आपकी मर्जी है, वैसे इजी है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब ये है क्वेश्चन, तो इसको क्या लिखेंगे, इजी, मीडियम या टफ, पहले समझ लेते हैं फिर बताना। द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस, नहीं, ह्यूमन बॉडी में बोन्स कंटिन्यूसली डिजोल्व होती रहती है और डिपॉजिट भी होती रहती है,
400 मिलीग्राम पर डे मैन में, एक अडल्ट पर्सन में 400 मिलीग्राम पर डे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग। उसने क्या पूछा? करेक्ट पूछा है। ऐसे बॉक्स में बंद कर लिया करो। नेक्स्ट, मैग्नीशियम प्लेज रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटरन्यूरोनल ट्रांसमिशन। नहीं, ये काम होता है कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम। रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, डेली रिक्वायरमेंट फॉर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू बी 200 से 300 मिलीग्राम, और ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 200 को 1000 से डिवाइड कर दो मिली के लिए, तो 0.2 से 0.3 ग्राम आ गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट, ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्स कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम एज कोफैक्टर। मैग्नीशियम आएगा यहां पे, उसने क्या दे दिया? कैल्शियम। रॉन्ग स्टेटमेंट है। करेक्ट कौन सी है? ओनली थर्ड। आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। और ये लास्ट वाली लाइन जो है ना, ये ऑलरेडी आ चुकी है एग्जाम में, नीट में आ चुकी है। उसमें डायरेक्ट पता क्या पूछा था? ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर विच मेटल एज कोफैक्टर। ऑप्शन थे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या आंसर आया? मैग्नीशियम। ये पहले भी आ चुका है, इस बार उसने क्या किया? स्टेटमेंट में यूज कर दिया पुराने क्वेश्चन को। ठीक, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना भी जरूरी होता है। ठीक, आगे बढ़ जाए। अब ये क्वेश्चन बताओ, इजी है टफ? अब एक बार एनसीईआरटी को देखते हैं। टाइम तो ना एनसीईआरटी देखने का नहीं है, बोल नहीं रहे हो यार, थक गए? चल आ जा फिर, है तो। ये क्या खुल गया? बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि भाई बहुत आ चुके हैं एस ब्लॉक के क्वेश्चन, अब नहीं आएंगे। अब देखना, एस ब्लॉक चैप्टर है समरी, समरी से पहले लास्ट पैसेज, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो। एन अडल्ट बॉडी कंटेन्स 25 ग्राम मैग्नीशियम, 1200 ग्राम कैल्शियम कंपेयर्ड विद 5 ग्राम आयरन एंड 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर। बात कर रहा है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के बारे में मेनली। द डेली रिक्वायरमेंट इन द ह्यूमन बॉडी हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 200 से 300 मिलीग्राम पर डे, यानी ग्राम में लिखोगे तो 0.2 से 0.3 ग्राम। यही लाइन थी क्या जो सही थी? जिसको यह पता था आंसर हो गया करेक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ना। ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर मैग्नीशियम एज कोफैक्टर। भाई ने क्या लिखा था? कैल्शियम। देखना वर्ड को कैसे चेंज कर रहा है। नेक्स्ट पढ़ो। द मेन पिगमेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इसको छोड़ दो, क्लोरोफिल को। अब इस पे आ जाओ। अबाउट 90% ऑफ द बॉडी कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। It also plays important role in neuromuscular function and neuronal transmission, cell membrane integrity and blood coagulation. उसने क्या लिख रखा था? इट मतलब क्या है यहाँ पे? कैल्शियम। उसने क्या लिखा था? मैग्नीशियम। समझ आया कि नहीं? अब नेक्स्ट देखना। डू यू नो, देखना कैसी लाइन पूछी है। अब ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के, ये लाइन पढ़ो देख। डू यू नो दैट बोन इज नॉट एन इनर्ट and unchanging substance but is continuously being solubilized and redeposited to the extent of 400 milligram per day in man। यानी वो इनर्ट नहीं है और ना ही वो अनचेंजिंग सब्सटेंस है, बल्कि वो तो कंटिन्यूसली डिसॉल्व भी हो रहा है और डिपॉजिट भी हो रहा है। क्या हटा दिया उसने? नोट बुलाला, नोट खा गया मैं। इतना टफ क्वेश्चन है भाई, ये इजी क्वेश्चन था। इसको हम बोलेंगे टफ स्क्वायर, टफ क्यूब। बहुत टफ क्वेश्चन माना जाएगा ये, क्योंकि एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे, इतना भयंकर पढ़नी पड़ेगी। सर लास्ट पैसेज से दिया। हाँ, इतना गंदा क्वेश्चन नहीं है, मतलब कोई किसी ने सोचा, टीचर ने नहीं सोचा होगा ऐसे एग्जामिनर पूछ लेगा। भाई ये तो ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हारे बायो में भी नहीं आ रहे, इतने टफ तो आ रहे हैं क्या? इतने खतरनाक नहीं आ रहे होंगे। अब देख लो आप, तो ऐसे इन डेप्थ एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और मुझे तो ये क्वेश्चन देख के ऐसा लगा गधे ने पूरी पीडीएफ पढ़ी कृष्णा बैच की। ये देखो, गधा नहीं, सॉरी, रिस्पेक्ट करता हूं भाई मैं एग्जामिनर की। ठीक, बड़ा भाई अपना, मानता भी अपनी बात। ये देखो, ये लाइन यहां से दे दी, एक यहां से दे दी जो अंडरलाइन नहीं कर रखा था। देख लो आप। ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो भाई, एक मैंने बोला ना 99% तो वही है, लेकिन मैं उसमें पढ़ाता पूरा हूं और आपको क्लास में भी पूरा कराऊंगा, टेंशन मत लेना। बोला आपका भी नहीं आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? ऑपरेशन किस लिए कर रहे हैं? ये 3-4 दिन यही इसीलिए तो लगा रहे हैं ताकि समझ लें कितना डेप्थ में आएगा। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। टेकिंग सोल्युबिलिटी एज द फैक्टर
विच वन ऑफ स्टेबिलिटी एज द फैक्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप। ये पता क्या दे रखे आपको, इनट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है। हम जानते हैं इनट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग कहां लगता है, नीचे वाले ग्रुप में लगता है, 5th एंड 6th पीरियड में लगता है। तो बोरोन है, एल्यूमिनियम है और गैलियम है, इन तीनों की क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है +1 से। लेकिन इंडियम और थैलियम में दोनों में इनट पेयर इफेक्ट के कारण +1 ज्यादा स्टेबल होती है +3 से। बोलो कोई डाउट नहीं, यही पढ़ते हैं। तो यहां आ जाओ, एल्यूमिनियम +1 ज्यादा स्टेबल होगा +3 से, सही है क्या, रॉन्ग हो गया। थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल होगा +3 से, क्या है, सही है। थैलियम +3 ज्यादा स्टेबल होगा +1 से, सही है क्या, रॉन्ग है। इंडियम +3 ज्यादा स्टेबल होगा +1 से, सही है क्या, रॉन्ग है। तो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, बोरोन एंड कार्बन फैमिली, इनट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है। इजी बोलोगे ना, दिखाऊं ये भी एनसीईआरटी में या नहीं, थक गए हैं, छोड़ दो अब तो बस। कहां गया यार, पहले आएगा ना, बोरोन एंड कार्बन फैमिली पे आ जाओ, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ये कंपाउंड से भी पहले आएगा, ये इतना भी स्टार्टिंग में नहीं जाना था क्या, ज्यादा स्टार्टिंग में तो नहीं गया। अब देखो आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बेसिक चल रहा है, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये रहा। डाउन द ग्रुप ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ इंटरवेनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल, द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होल्ड्स ns इलेक्ट्रॉन टाइटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्ट पेयर इफेक्ट, thereby restricting their participation in bonding. As a result of this, only p orbital electron may involved in bonding. In fact, gallium, indium and thallium, both +1 and +3 oxidation state are observed. The relative stability of +1 oxidation state progressively increases for heavier elements. Down the group +1 की stability increase होती है और +3 की decrease होती है। ये क्वेश्चन था और यहाँ पे कहीं लिख भी रखा हुआ है ये भी आपको। Whereas +3 oxidation state is highly oxidizing in character, the compound in +1 oxidation state as expected from energy consideration are more ionic than in +3 oxidation state. तो ये भी पूछ सकता है। इसने पता क्या बोला है, ये जो मैंने लास्ट की लाइंस पढ़ी है इसका हिंदी में मतलब बता देता हूं। यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि डाउन द ग्रुप जाने पे भाई बोरोन से आगे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनमें क्या होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। बोलो कोई डाउट नहीं है, जबकि +3 की घटती है। तो अब देखो भाई, अगर अब एक बात ये बोल रहा है, वो तो हमने बता ही दिया स्टेबिलिटी वाला, तो अब TlCl और TlCl3 दे दिया, इनमें ज्यादा आयनिक करैक्टर किसमें होगा, +1 वाले में। क्यों, +3 में क्या है भाई, +3 में इस पे चार्ज ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, और जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा फेजान रूल के अकॉर्डिंग उसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, तो ये मुझे पढ़ाना था आपको, ठीक है भाई। तो आज इतना ही काफी है, इतनी से सारी करेंगे। क्या फैजान रूल क्या बोल गए सर लास्ट में, मैं ये लाइन समझाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैंने पढ़ दी थी इसलिए, ठीक है। एनसीईआरटी का हाईलाइट कर रखा है पूरा इनट पेयर इफेक्ट, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक। आज हमने सिर्फ 25 किए हैं, कल 25 का और एनालिसिस करेंगे ऐसे ही अच्छे से, ठीक। बोलो कोई डाउट नहीं, अच्छे समझ में आया। तो अब अपने क्लियर हो जाएगा, मैं कुछ टॉपिक्स बोलता चलूंगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं बस ऐसे ही मन में आया तो बता दिया। बाकी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब तो खूब बताऊंगा, तब तो मैं अपने पास पूरा एनालिसिस रहेगा। हम चैप्टर पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा कॉपी बताना भाई पिछली बार कौन से टॉपिक आए हैं, तो मैं साथ के साथ लिखवाता चलूंगा, देखो ये आ चुका, साथ में क्वेश्चन वहां भी सोल्व कर लेंगे और ये आएगा, पूरा डिटेल एनालिसिस पहले ही कर देंगे। बोलो कोई डाउट नहीं है। अच्छा ये मेथड अपना पसंद आया, ठीक है भाई, थैंक यू।